नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लासरूम में जो आपको सिखाती है भारतीय सांकेतिक भाषा। इस टीवी चैनल का नाम है नव शिखर, जो प्रेजेंट करता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आई वुड लाइक टू स्पेल इट आउट फॉर द डेफ ऑडियंस। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज RCI। इस प्रोग्राम में आप लाइव ऑडियंसेस जो हैं, जो बीएड या DSC के ट्रेनीज हैं, आप सभी लोग साइन लैंग्वेज इतने समय से सीख रहे हैं। आज इस सेशन में हम लोग कुछ थ्योरी पार्ट, उसमें साइन लैंग्वेज के बारे में, साइन सिस्टम के बारे में, भाषा इन जनरल, भाषा के बारे में, और डेफ स्टूडेंट्स के लिए साइन लैंग्वेज मातृभाषा किस तरीके से होती है, फर्स्ट लैंग्वेज क्यों होती है, और सेकेंडरी लैंग्वेज का उसको क्या सपोर्ट है, क्या हेल्प है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा इंटरप्रेटिंग प्रोफेशन के बारे में कि किस तरीके से अन्य देशों में जहाँ पर इंटरप्रेटिंग प्रोफेशन बहुत सालों से है, काफ़ी सालों से है, फॉर एग्जांपल स्वीडन, डेनमार्क, अमेरिका, यूरोप में, इन कंट्रीज़ में जहाँ पर इंटरप्रेटिंग प्रोफेशन कई सालों से है, तो वहाँ पर जो टाइमिंग था, जो एरा था इंटरप्रेटिंग फील्ड में, वो कैसे चेंज हुआ, और इंडिया में फिलहाल इसकी कितनी ज़रूरत है, विल बी डिस्कसिंग टुडे। एंड आई एम हैप्पी दैट वी हैव मिस्टर गौरव वर्मा इन द स्टूडियो विथ अस। तो मिस्टर गौरव वर्मा जो हमारे साथ स्टूडियो में है, अ प्रोफेशनल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एंड ट्रेनर। सो आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू इंटरप्रेट फॉर मी एंड आई विल स्टार्ट स्पीकिंग. So today's the first thing what I would like to bring light on is in general कि भाषा क्या है, what is language. तो I would like कि हम इसको PowerPoint पे एक बार देख लें. F5. In general, if we talk about language, so language has to be communicative, no doubt. कोई भी भाषा हो, चाहे वो सांकेतिक भाषा हो या स्पोकन लैंग्वेज हो, एनी साइन लैंग्वेजेस, इंडियन साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज और एनी स्पोकन लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को अगर भाषा का, लैंग्वेज का औहदा दिया जाता है, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी कम्युनिकेटिव। उसमें भाषा के ही माध्यम से हम लोग अपने विचारों का पूर्ण रूप से आदान प्रदान कर पाते हैं। टॉकिंग अबाउट पास्ट, प्रेजेंट, हम पूर्ण रूप से संप्रेषण की अगर बात करते हैं सामान्य तौर पे, उसमें हम 100% कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अगर किसी भाषा से, तो उसमें पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में और अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए पूर्ण रूप से उस भाषा को सक्षम होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, अमूर्त कल्पनाएं कुछ हैं, गर्व है, घमंड है, भूख है, या कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में हम देखें, हिस्ट्री है, साइंस है, मैथ्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सब के बारे में, या डेमोक्रेसी के बारे में अगर कुछ हम बात करना चाहें, फ्रीडम के बारे में, तो these all words what I just spoke are the abstract words, इसे हम देख नहीं सकते। तो इन बातों के बारे में भी किसी भाषा में हम कम्युनिकेट कर सकें, संप्रेषण स्थापित कर सकें, तो ही वो भाषा पूर्ण कहलाएगी। सो इट हैज टू बी कम्युनिकेटिव। आफ्टर कम्युनिकेशन इज दैट एवरी लैंग्वेज हैज टू बी बाउंडेड इन रूल्स। हर भाषा व्याकरणबद्ध होती है। किसी भी भाषा को अपना स्वयं का व्याकरण होना बहुत जरूरी है। सो एवरी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, हर किसी भाषा का अपना एक अलग व्याकरण है, ग्रामर है। सो द लैंग्वेजेस हैव टू बी बाउंडेड इन रूल्स। उसके बाद लैंग्वेज इज अनलिमिटेड। दिस इज वेरी ऑब्वियस कि कोई भी भाषा सीमित नहीं होती। द लैंग्वेजेस आर अनलिमिटेड, असीमित होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारे
हम स्पोकन वर्ड्स में भी हम आए दिन हमारे समाज में कुछ घटना घटती है या हमारे अनुभवों में कुछ कोई चीज जुड़ती है तो नए नए वोकेबलरीज, नए नए शब्दकोश बनते हैं, शब्द भंडार बढ़ते हैं हर भाषा के। उसी प्रकार से क्या हम देखें कि साइन लैंग्वेज में भी, सांकेतिक भाषा में भी क्या नए संकेत बनते हैं या कुछ गिने चुने संकेत हैं, गिने चुने ही शब्द हैं जो चले आ रहे हैं। तो ये मिसकंसेप्ट, ये गलत धारणाएं लोगों में बहुत ज्यादा होती है कि सांकेतिक भाषा के पास, स्पेशली भारतीय सांकेतिक भाषा के पास बहुत कम शब्द भंडार है, बहुत कम वोकेबलरीज है, विच इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। अगर कोई व्यक्ति 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है तो वो 10th तक के पढ़ाई से संबंधित में बात कर रही हूँ, तो वो उतने ही वोकेबलरीज जानेगा। 11th में अगर आकर कोई जब सब्जेक्ट चुनता है, अगर कोई साइंस चुनता है तो ऑफकोर्स उसके पास साइंस की टर्मिनोलॉजी का शब्द भंडार ज्यादा होगा। कोई कॉमर्स स्टूडेंट है तो उसके पास कॉमर्स, अकाउंट्स की वोकेबलरी ज्यादा होगी। तो दिस इज हाउ द लैंग्वेज ग्रोज। और फिर जब उस चीज का चलन आता है, जब वो शब्द फैलते हैं, तो इस तरीके से हर कोई उसे, उन शब्द को इस्तेमाल करता है। और भारतीय सांकेतिक भाषा में शब्द भंडार कम होना ये एक गलत धारणा है लोगों में। उसके अलावा डेफ एजुकेशन जो अभी भारत में है वो बहुत कम है। जैसे आप जानते हैं कि भारत में शायद एक ही कॉलेज तक एजुकेशन जो देता है वो एक ही है, या शायद साउथ में कोई कॉलेजेस हैं, एक इंदौर में है, एक साउथ में है शायद। तो इतने कम कॉलेजेस होने के कारण, और नंबर ऑफ स्कूल्स भी जो 12वीं तक की भी पढ़ाई चलाता है, जो 12वीं तक का एजुकेशन चलाते हैं स्कूल्स, वो भी भारत में बहुत कम है। इनफैक्ट मेट्रो सिटीज में भी स्पेशल स्कूल्स फॉर द डेफ, खास तौर पे बधिरों के लिए जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं, वो 12वीं तक चलने वाले बहुत ही कम संख्या में स्कूल्स हैं। तो जब एजुकेशन तक, एक हायर एजुकेशन तक डेफ व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है तो वो टेक्निकल वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी से दूर रहता है। तो इसलिए इट डजंट मीन कि भारतीय सांकेतिक भाषा में शब्द भंडार कम है। इट इज वाई द एजुकेशन ऑफ डेफ इन इंडिया इज लो। उस कारण से जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनके साइंस कम है, क्योंकि अभी तक बधिर लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ अ लैंग्वेज इज अनलिमिटेड, नो डाउट इट इज क्रिएटिव। अगर कोई भाषा असीमित है तो वो क्रियात्मक होगी, वो क्रिएटिव होगी। सो एनी लैंग्वेजेस, इवन हमारे स्पोकन लैंग्वेज में कंप्यूटर वर्ड है या मोबाइल है या लैपटॉप वर्ड्स हैं, ये जो सारे शब्द हैं ये बहुत कम समय पहले हमारे अनुभव में जुड़े हैं। उनके बारे में हमने या हमसे बड़े उम्र के लोगों ने कभी उनके स्कूल टाइम में उन शब्दों को नहीं पढ़ा होगा, पर आज एवरीबडी यूजेस दैट। तो इस तरीके से भाषा क्रियात्मक होती है, क्रिया करती है, डेवलप होती है। उसी प्रकार से साइन लैंग्वेजेस में भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर टेलीफोन का साइन डेफ लोग जानते थे, डेफ एडल्ट्स जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो, पर जब से मोबाइल आया है तो मोबाइल का साइन भी उतना ही फेमिलियर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, पहले टाइपराइटर था तो टाइपराइटर का साइन कुछ और था। एज सुन एज कंप्यूटर केम इन, जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर का साइन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टाइपराइटर। एंड द साइंस मेड ऑफ कंप्यूटर, और कुछ भी हम नए शब्दों की बात करें, ये जो संकेत बने होते हैं ये किसी हियरिंग पर्सन ने, किसी सुनने बोलने वाले व्यक्ति ने बधिरों की मदद हेतु बनाए हैं। ऐसी धारणा बहुत गलत है। द लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द यूजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो बधिर लोग जो स्वयं इस्तेमाल करते हैं, जिनकी भाषा है भारतीय सांकेतिक भाषा, वो ही लोग हैं जो इन शब्दों, इन नई चीजों का नाम रखते हैं, संकेत रखते हैं। So this proves that even sign languages are unlimited and creative. And next is no primitive, that कोई भाषा का हम किसी अन्य भाषा से कंपैरिजन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि ये सांकेतिक भाषा है या ये स्पोकन लैंग्वेज है, ये ऊंची है और दूसरी भाषा जो है वो नीची है इससे, या इसमें शब्द भंडार जो है, शब्दकोश जो है वो ज्यादा है और उसमें कम है। तो इस तरीके से हम किसी भाषा की तुलना नहीं कर सकते हैं, अनलेस एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है, जैसा
हम जानते हैं कि हेड काउंट्स हम देखते हैं कि कितने लोग, कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में लोग एक पर्टिकुलर भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने संप्रेषण हेतु, बातचीत करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, उसमें एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। तो उस अगर कोई बड़ी कौम है, बड़ी संख्या में लोग जो हैं किसी पर्टिकुलर भाषा के इस्तेमाल रखते हैं, का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट प्रूव्स कि उसमें वो 100% कम्युनिकेशन स्थापित कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कोई भाषा का किसी से कहना कि इंग्लिश इज बेटर देन हिंदी और हिंदी इज बेटर देन इंग्लिश, ये व्यर्थ का सवाल होगा। या मराठी गुजराती से बेहतर है, या गुजराती मराठी से बेहतर है, या भारतीय सांकेतिक भाषा ब्रिटिश सांकेतिक भाषा से नीची है या उससे बेहतर है, ऐसा कुछ भी कहना इज वेरी रॉन्ग। बिकॉज सिर्फ हम शब्दों से तुलना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें इंग्लिश में एक शब्द है लव, उसके हिंदी में हमारे पास बहुत सारे पर्यायवाची हैं, स्नेह, मोहब्बत, प्रेम, प्यार। तो इट डजंट मीन कि हिंदी के पास ज्यादा शब्द होने से उस पर्टिकुलर शब्द के, या एग्जाम्पल ने बट, तो बट का हिंदी में हमारे पास किंतु, परंतु, लेकिन, मगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट को इस्तेमाल करने के लिए हमारे वाक्यों में। पर इट नेवर मीन्स कि हिंदी सिर्फ ज्यादा शब्द होने के कारण बेहतर है और इंग्लिश बेहतर नहीं है। तो जिसे हम ये नहीं कह सकते हैं, वाइस वर्सा, हम इंग्लिश ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश थ्रू आउट वर्ल्ड ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, दैट इज डिफरेंट। बट कौन सी लैंग्वेज किससे बेहतर है ये कहना या इसमें कंपैरिजन करना इज टोटली रॉन्ग। आई वुड लाइक नेक्स्ट स्लाइड टू बी देयर। नाउ लैंग्वेज एक्विजिशन अनकॉन्शियसली, कि कोई भी भाषा का एक्विजिशन जो होता है, जो हम ग्रहण करते हैं कोई भाषा, वो किस तरीके से अनकॉन्शियसली ग्रहण की जाती है। This is where a child acquires a language from childhood, as a hearing child acquires Hindi, Gujarati, Marathi, etc. by listening to it in the surroundings. कोई भी हियरिंग बच्चा जो है, जो श्रवण बालक होता है, जो सुन बोल सकता है, वह किस तरीके से 1 साल तक, जब बच्चा पैदा होता है तो आप मान के चले कि 1 साल तक वो सिर्फ सुनने की क्रिया करता है, वो पलट के जवाब नहीं देता, वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल इतना नहीं करता है जब तक वो तैयार ना हो जाए एक प्रॉपर एज में आने के बाद। तो हियरिंग बच्चा भी जब है, जब उसकी माँ या उसके घर के बुजुर्ग लोग उससे घंटों घंटों बातें करते हैं, उससे कहानी सुनाते हैं, ही नेवर रिवर्ट्स बैक, वो रिवर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी 1 साल तक, 1.5 साल तक सिर्फ सुनने की क्रिया चालू है, द इनपुट इज गोइंग ऑन। और फिर अचानक वो एक दिन बोलता है हाँ पापा, या मम्मा, या दुद्दू, मम्मम। ये अचानक शब्द वो इसलिए बोल पाता है क्योंकि उसने 1 साल तक सुनने की क्रिया जारी रखी है, वह 1 साल तक सुनते आ रहा है। पर जब डेफ बच्चे की बात आती है, एक बधिर बालक की बात आती है, तो बधिर बच्चा, उसके पेरेंट्स तो इसी तरीके से उसके साथ बोलते हैं। इंडिया में जो सिचुएशन है, इंडिया में जो हालात हैं, उसके हिसाब से डेफ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन्हें अगर वो आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं, उन्हें पता चल भी जाता है कुछ महीनों बाद कि बच्चा बधिर है, पर स्टिल दे डोंट साइन टू हिम, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी तो ये बहुत छोटा है, ये साइन कैसे समझ लेगा। पर जिस तरीके से एक हियरिंग बालक, सुनने बोलने वाला बच्चा, जब हम उसके साथ भी अनकॉन्शियसली हम बोलते रहते हैं और वो अनकॉन्शियसली उसे ग्रहण भी करता है, वह सीख रहा है, और अचानक उसकी भाषा 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में वो आता है, तो वो बहुत सारे शब्द बोलने लगता है, बहुत वाक्यों में भी बात करने लगते हैं आजकल के बच्चे। तो उसी प्रकार से व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर कोई बच्चा बधिर है, तो उसके साथ हम अगर सिर्फ बोलने की क्रिया करते हैं, जब वो बहुत छोटा है, सिर्फ बोलने की हम क्रिया कर रहे हैं, तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, उसके कान में कुछ नहीं पड़ रहा है, ही इज नॉट रेडी टू लिसन बिकॉज ही इज डेफ, तो ही कांट हियर। पर वह देख सकता है। तो अगर माँ उसके पास दूध की बोतल लेकर आती है, या उसके फादर सामने आते हैं, तो उस समय अगर हम उस छोटे बच्चे को अनकॉन्शियस, जब उसकी आंखें खुली हुई है, भले वो यहाँ वहां देख रहा है, ही इज नॉट एक्चुअली लुकिंग एट अस, क्योंकि वो छोटा बच्चा है अभी, पर अगर फिर भी अगर हम उसके साथ कंटिन्यू साइन करें, अगर उस बच्चे के साथ में
जब वो बहुत छोटा ही है तब से हम कंटिन्यू उसके साथ साइन करें, हर एक चीज का साइन बताएं। अगर हम दूध उसके सामने लेकर आ रहे हैं तो दूध का साइन बार बार उसे दिखाएं कि ये दूध है, ये दूध है। तो अचानक जिस तरीके से हियरिंग बच्चा कुछ कुछ शब्दों को टुकड़ों में बोलने लगता है, उसी प्रकार से डेफ बच्चा भी अगर उसे एनवायरनमेंट दिया जाता है सांकेतिक भाषा का, तो वो बातों को समझने लगता है और अचानक उसका संकेत भी किसी दिन करता है। उसी प्रकार से अगर हम उसे बताते हैं कि ये तुम्हारे पापा हैं, अगर हम फादर का साइन बार बार उसे दिखा रहे हैं तो इट हैज बीन प्रूव्ड, मतलब विदेशों में तो छोटे बच्चों के साथ में सांकेतिक भाषा में बात की जाती है, छोटे बधिर बच्चों के साथ में सांकेतिक भाषा में बात की जाती है। इनफैक्ट उनके सिबलिंग्स जो हैं, जो सुनते बोलते हैं, उनके साथ भी इशारों में बात करते हैं ऑफ कोर्स। तो इट नेवर हिंडर्स कि वो स्पीच रह जाएगा उनका। या आई मस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ और एग्जाम्पल ऑफ गौरव। वी बोथ आर चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट्स, लाइक वी आर कोडा, ये टेक्निकल वर्ड होता है CODA, कोडा, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट्स। सो वी आर द नेटिव यूजर्स ऑफ साइन लैंग्वेज। हमारी मातृभाषा ही है एक प्रकार से सांकेतिक भाषा, क्योंकि हमने कभी सांकेतिक भाषा सीखी नहीं है। वी नेवर लर्नड इट। हमें 1 to 1 किसी ने बिठा के सांकेतिक भाषा सिखाई नहीं है, हमने उसे ग्रहण करा है बिकॉज आवर पेरेंट्स आर डेफ। हमारे माता पिता डेफ होने के कारण हो सकता है उन्होंने हमारे साथ में इसी तरीके से बात करी हो, इसलिए हमने उसे एक्वायर करा। कभी हमें ध्यान नहीं है कि हमने प्रॉपर क्लासरूम में सांकेतिक भाषा सीखी है या किसी ने हमें बिठा के फोर्सफुली सिखाई है। तो जब हमारे पेरेंट्स को हमसे बात करनी होगी, जब हम बहुत छोटे भी होंगे, तो उन्होंने बोलने के बजाय हमसे संकेतों में ही बात करी है। तो इसीलिए वी एक्वायर्ड, और कुछ एक टाइम आने पर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में वी वर गुड साइनर्स, वी वर एबल टू कम्युनिकेट विद आवर पेरेंट्स। जिस तरीके से कोई एक सामान्य हियरिंग बच्चा, श्रवण बच्चा अपने माँ बाप से एक हर उम्र में जितनी वो बात कर सकता है, उतना टुकड़ों में जिससे वो बात करता है, उस तरीके से सांकेतिक भाषा में हम लोगों ने उनसे बात करी है। तो दिस इज एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। Next is, now primary language is never taught, a child learns it naturally. Primary language या हम मातृभाषा बोले, फर्स्ट लैंग्वेज बोले, कोई भी व्यक्ति जो है फर्स्ट लैंग्वेज सीखता नहीं, आई मीन ग्रहण करता है, वो सीखता नहीं है। तो दिस इज हाउ आई हैव सेड कि प्राइमरी लैंग्वेज इज नेवर टॉट, इट इज लर्न, इट इज एक्वायर्ड, एक्चुअली इट इज लर्न नेचुरली। जो अभी हमने डिस्कस करा कि सराउंडिंग में अगर आसपास में जो हमारा एटमॉस्फेयर कोई भाषा को हम एक्सपोज करता है, हम उसे नेचुरली सीख जाएंगे। तो मदर टंग इज नॉट एक्चुअली व्हाट मदर स्पीक्स। मातृभाषा वो नहीं है जो हमारी माँ बोलती है। मातृभाषा, इसलिए इसको फर्स्ट लैंग्वेज को मातृभाषा का नाम दिया गया है, क्योंकि जो बच्चा एक्वायर कर लेता है नेचुरली, उसकी माँ जिस भाषा में उससे बात करती है, और अगर वो समर्थ है उसे सुनकर बोलने के लिए, इसलिए उस व्यक्ति की, उस बच्चे की मातृभाषा वो कहलाई जाती है। पर डेफ लोगों में द केस इज वेरी डिफरेंट। अगर मम्मी, बच्चे की माँ जो है वो गुजराती है और बच्चा गुजराती नहीं बोल पा रहा क्योंकि उसने कभी उसकी माँ को बोला हुआ, जो उसकी मम्मी जो गुजराती भाषा बोलती है, उसने कभी सुनी नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल अगर एक हम सामान्य हियरिंग पेरेंट्स की और हियरिंग बच्चे की ही बात करें, पर बहुत छोटी उम्र में अगर उस हियरिंग सामान्य श्रवण बच्चे को किसी अन्य देश में रख दिया गया है, तो माँ बाप गुजराती हैं पर बच्चा बहुत छोटी उम्र से ही चाइना देश में पल रहा है और 10 साल बाद वहां से लौटता है, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? उसकी मातृभाषा चाइनीज होगी, उसकी मातृभाषा गुजराती नहीं होगी, बिकॉज he acquired Chinese rather than he और अगर उसे गुजराती सीखनी है तो इट विल बी his second language and not the first language। तो कौन सी भाषा हमने एक्वायर करी है बिना कोई एफर्ट्स लगाए, बिना कोई मेहनत करे, हम जो भाषा ग्रहण कर लेते हैं उसे हम प्राइमरी लैंग्वेज कहते हैं, उसे हम मदर टंग कहते हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि किसी भी डेफ बच्चे की मातृभाषा स्पोकन हो ही नहीं सकती। कोई भी स्पोकन लैंग्वेज, कोई भी मौखिक भाषा किसी बधिर बच्चे की मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज या प्राइमरी लैंग्वेज नहीं हो सकती है।
बिकॉज ही हैज नेवर एक्वायर्ड इट, उसे वो एफर्ट्स लगा के सीखनी पड़ती है। स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, और अ कैसे उच्चारण करना है, अ का, ब कैसे बोलना है, प कैसे बोलना है, इन सब का उच्चारण करना उसे सीखना पड़ता है, उसे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो आई होप कि दिस इज वेरी क्लियर टू द ट्रेनीज एक्चुअली, जो बीएड और डीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर टीचर्स हैं, आगे जाके आप टीचर्स बनने वाले हैं, आप डेफ लोगों के स्कूल में यू विल गेट द जॉब्स एंड यू विल बिकम टीचर्स। तो आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि मदर टंग और प्राइमरी लैंग्वेज क्या होती है किसी बच्चे के लिए, स्पेशली हमारे एचआई बच्चों के लिए, डेफ बच्चों के लिए। Now, next is generally second language can be learnt only through the help of first, that is natural language. कोई भी द्वितीय भाषा सीखने के लिए सेकेंड लैंग्वेज हम सीखते हैं, द्वितीय भाषा हम सीखते हैं। इफ आई एम अ हिंदी स्पीकिंग पर्सन, मैंने मेरे घर के सुनने बोलने वाले लोगों के साथ में, मेरी दादी के साथ में रह के, चाची के साथ में रहते हुए, आंटी के साथ में रहते हुए हिंदी भी एक्वायर किया है। हिंदी मुझे सीखनी नहीं पड़ी। तो आई एम लकी इनफ कि मैंने इंडियन साइन लैंग्वेज मेरे माता पिता से सांकेतिक भाषा एक्वायर करी, ग्रहण करी, एंड सराउंडिंग में हिंदी का भी एनवायरमेंट था, तो इस कारण से हिंदी भी एक्वायर करी। तो दीज टू लैंग्वेजेस आई एक्वायर्ड, सो दीज आर माई फर्स्ट लैंग्वेजेस। पर इंग्लिश जब मैंने स्कूल जाके सीखी, जब मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, या मुझे मेरी मम्मी की मातृभाषा या मेरी मम्मी की जो फैमिली लैंग्वेज थी जो मराठी है वो सीखनी पड़ी जब, तो दैट बिकेम माय सेकंड लैंग्वेज, वो द्वितीय भाषा बन गई थी। उसी प्रकार से कोई डेफ बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज जो है सांकेतिक भाषा है, और यदि उसे हम बोलना सिखाते हैं, बोलना है नो डाउट कोई लोकल लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा में जब हम उसे बोलने का प्रयास करवाते हैं, हम चाहते हैं कि वह बोले, या रीडिंग राइटिंग भी, हम एजुकेशन की जब बात आती है, हम लिखना पढ़ना भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती में ही सिखाएंगे, बिकॉज साइन लैंग्वेजेस कैन नॉट बी रिटन, सांकेतिक भाषा हम लिख नहीं सकते। तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से, दैट इज, मैंने आपको बताया कि जनरली सेकेंड लैंग्वेज इज टॉट बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज बधिर की अगर पूर्ण नहीं है, जिस तरीके से अगर अभी तक हम बधिर लोगों को सांकेतिक भाषा से भी अगर दूर रखते हैं, दिस इज द स्टेटस एक्चुअली, इसलिए मैं ये वाली बात पे लाइट डाल रही हूँ कि हम सांकेतिक भाषा से जब बधिरों को दूर रखते हैं, या बधिरों को सांकेतिक भाषा का एक्सपोजर नहीं देते हैं, वो 4 साल 5 साल तक हो जाते हैं और किसी डेफ एडल्ट से नहीं मिलते हैं, तो सांकेतिक भाषा का क्या रूप होता है, कैसी सांकेतिक भाषा दिखती है, वो उन तक नहीं पहुंचता। वो सिर्फ घरेलू संकेत अपने आप बनाते हैं क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है। तो घरेलू संकेत में और सांकेतिक भाषा में भी बहुत अंतर है। घरेलू संकेत जो होते हैं, होम साइंस जो होते हैं, घर में जो बच्चा या माँ खुद बना लेते हैं कि बच्चा सुन नहीं पाता है, तो चलिए हम थोड़े बहुत घरेलू संकेत हमने बना लिए, दैट इज नॉट कंप्लीट लैंग्वेज। सो उन बच्चों की हालत आप जरा गौर करिएगा कि क्या होगी जिनके पास कोई प्रथम भाषा नहीं है, और सेकेंडरी लैंग्वेज जो है, प्रथम भाषा के आधार के बिना सेकेंडरी लैंग्वेज भी अधूरी आती है, जो उन तक जीवन भर अधूरी ही रहती है। उनका रीडिंग राइटिंग आप देखें डेफ लोगों का, इट इज वेरी पुअर, जस्ट बिकॉज द टीचिंग मेथड इज रॉन्ग। तो गलत टीचिंग मेथड से अगर आप पढ़ाते हैं, आप बिना किसी फर्स्ट लैंग्वेज की मदद से, बिना किसी प्रथम भाषा की मदद से अगर हम सेकेंडरी भाषा सिखाना चाहते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। जब वो सुन नहीं सकते हैं उस केस में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो और इस कारण से उन बच्चों के साथ जो साइन लैंग्वेज में भी एक्सपोज नहीं है और सेकेंडरी लैंग्वेज भी वो सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि उसमें वो माहिर हो जाएं, क्योंकि सेकेंडरी लैंग्वेज उनके लिए हमेशा अधूरी रहेगी, बिकॉज वो सुन नहीं सकते हैं। तो सेकेंडरी लैंग्वेज में वो रीडिंग राइटिंग दे कैन इम्प्रूव, लिटरेसी कैन बी इम्प्रूव, पर बोलना, अ डेफ नेवर कैन बिकम अ नॉर्मल हियरिंग पर्सन। दिस इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। अगर आप सोचते भी हैं तो सेकेंडरी लैंग्वेज में आप माहिर हासिल नहीं कर पाएंगे। टोटली जो इन टोटल अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज मैनुअल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। अब मैनुअल कम्युनिकेशन में ये हम डेफ लोगों से संबंधित बात कर रहे हैं कि मैनुअल कम्युनिकेशन क्या क्या होंगे। वन इज फिंगर स्पेलिंग, आप जानते हैं, जो हम
ABCD साइन करते हैं, the alphabets what we sign on hands, that is finger spelling. Then is lip reading. मैनुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत लिप रीडिंग भी आएगा. लिप रीडिंग में ओरल मेथड को आप ध्यान देवें. आफ्टर लिप रीडिंग इज जेस्चर्स, चेहरे के हाव भाव. नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज. इन 4 पे मैं डिटेल में बात करना चाहूंगी. द फर्स्ट थिंग, फिंगर स्पेलिंग. मैनुअल कम्युनिकेशन में हमने देखा फिंगर स्पेलिंग, अल्फाबेट्स, द 2 हैंड अल्फाबेट्स एंड 1 हैंडेड अल्फाबेट्स. ये प्रॉपर नाउन्स बताने के लिए, जगह के नाम बताने के लिए. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साइंस आपके पास नहीं है, तो उन्हें स्पेल आउट करने के लिए, व्यक्तियों के नाम बताने के लिए, जगह के नाम बताने के लिए हम फिंगर स्पेलिंग का इस्तेमाल करते हैं. और इंग्लिश अल्फाबेट्स के ही फिंगर स्पेलिंग सामान्यतः बधिर लोग भारत में इस्तेमाल करते हैं. पर दिस नेवर मीन्स कि भारत में बधिर लोग इंग्लिश साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन या ब्रिटेन साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट दी प्रॉपर नाउन्स आर स्पेल्ड आउट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. अदरवाइज द होल ग्रामर ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर साइन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. उसके बाद था लिप रीडिंग. लिप रीडिंग में आप देखेंगे स्पीच थेरेपी एंड ऑडिटरी ट्रेनिंग. आफ्टर दैट इज जेस्चर्स, चेहरे के हाव भाव. जेस्चर्स, चेहरे के हाव भाव. नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज, कि हम किसी की बॉडी लैंग्वेज देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होगा, या वह व्यक्ति फिलहाल किस हालत में है, बहुत थका हुआ है या बहुत जल्दी में है. दीज आर मैनुअल कम्युनिकेशंस एंड मैनुअल कम्युनिकेशंस आर मेनी टाइम्स मिसअंडरस्टूड, कि मैनुअल कम्युनिकेशन जो है वही सांकेतिक भाषा है. बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो मैंने आपको मैनुअल कम्युनिकेशंस कुछ बताए हैं, अभी फिंगर स्पेलिंग है, लोग समझते हैं फिंगर A to Z अगर आपको आ गया तो आप साइन लैंग्वेज जान गए. तो मैनुअल कम्युनिकेशन और सांकेतिक भाषा एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो एक भाषा है. तो सांकेतिक भाषा और इन मैनुअल कम्युनिकेशंस को आप मिक्स ना करें, इनमें कंफ्यूज ना हो. इसमें टोटल अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है. मैनुअल कम्युनिकेशंस आर वेरी लिमिटेड. अगर हम फिंगर स्पेलिंग की बात करें तो फिंगर स्पेलिंग में आप अल्फाबेट्स के जब फिंगर स्पेल करते हैं हाथों पर, उसमें आप सिर्फ नाम बता सकते हैं. कुछ आप हर एक सेंटेंस को, या व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज दिस, वेयर डू यू लिव, ये हर एक शब्द को आप फिंगर स्पेल नहीं करेंगे. दैट इज नॉट लैंग्वेज. तो फिंगर स्पेलिंग मैनुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो है, उसे आप कंफ्यूज ना हो. फिंगर स्पेलिंग इज नॉट साइन लैंग्वेज, इट इज अ पार्ट ऑफ साइन लैंग्वेज. उसके बाद लिप रीडिंग की हम अगेन बात करें कि मैनुअल कम्युनिकेशन के होठों के चलन से भी हम बच्चों को सिखाते हैं, जबकि स्पीच रीडिंग, ऑडिटरी ट्रेनिंग हम देते हैं, उसमें लिप रीड का ज्यादा महत्व है कि बच्चों को हम लिप रीड करना. और बहुत बार तो होठों को भी ढककर हम चाहते हैं कि बच्चों को हमने इतना स्ट्रॉन्ग ऑडिटरी ट्रेनिंग दिया है कि अब वो सुनकर उस शब्दों को पहचाने. पर लिप रीडिंग अगेन इज लिमिटेड, इट इज नॉट अनलिमिटेड. आप इट्स वेरी लिमिटेड. आप सांकेतिक भाषा में जो बात कर सकते हैं वो लिप रीड में आप कभी बात नहीं कर सकते डेफ लोगों के साथ में, बधिर लोगों के साथ. क्योंकि आप जिस तरीके से लिप रीड में आप देखेंगे कि बेबी या पेमी या मम्मी, व्हाटएवर, ये सारे शब्द होठों पे समान दिखते हैं. लाइक पे मी, बेबी. सो इफ आई डोंट स्पीक एंड जस्ट लिप मूवमेंट में अगर रखूं तो इट इज सेम. तो ये लिप रीड करना इज नॉट अ जोक एक्चुअली. और बहुत जगह पे मैंने ऐसा भी देखा है कि जब डेफ स्टूडेंट्स हॉल में बैठे हुए हैं और कोई प्रोग्राम है, 15 अगस्त से 26 जनवरी का कुछ प्रोग्राम था, वहाँ पे आई वॉज द वन इन्वाइटेड, मैं वहाँ पर थी. और एक दो टीचर्स वहाँ पर और थे जो साइन लैंग्वेज जानते थे एंड दे वर गुड एट एटीट्यूड. वो जानते थे, समझते थे कि डेफ ऑडियंस बैठी हुई है, डेफ स्टूडेंट्स उस हॉल में बैठे हुए हैं और चीफ गेस्ट कुछ अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं. चीफ गेस्ट बच्चों को 2 शब्द कह रहे हैं. तो उस समय वन टीचर स्टूड अप, एक टीचर खड़ी हुई और उन्होंने उस स्पीकर के, उन गेस्ट के स्पीच को ट्रांसलेट करने के लिए वो खड़ी हुई. तो जो वहां पे कोऑर्डिनेटर थी, जो प्रिंसिपल थी वहां की, उन्होंने उन टीचर को बिठा दिया
the principal said that do not sign, let the students lip read. Now I don't know कि क्या बच्चे लिप रीड करेंगे जब एक गेस्ट फटाफट बोले जा रहा है, अपना 2 शब्द के बजाय वो आधा घंटा उन्होंने लेक्चर दिया, स्कूल के बारे में बोला, बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको बधाइयां दी, दैट इज ऑल ओके, पर बच्चों तक कुछ नहीं गया क्योंकि प्रिंसिपल डिडंट अलाउ द टीचर टू साइन, टू इंटरप्रेट, टू ट्रांसलेट एक्चुअली. तो और बाद में जब बच्चों से पूछा गया कि तुमने क्या, आपने समझा कि स्पीकर क्या बोलकर गए हैं, तो स्टूडेंट्स ने तो ये पूछा कि अच्छा वो इंग्लिश में बोले कि हिंदी में बोले. उन्हें तो ये तक नहीं समझ में आया कि जो बोला गया है वो इंग्लिश भाषा में स्पीकर ने बोला है या हिंदी में बोला है. तो आप सोचिए कि उस पूरा आधे घंटे का उन बच्चों को कोई उपयोग नहीं रहा. एंड हम लोग एक मजाक बनाते हैं, एट अ सीरियस नोट आई वुड से, कि एक मजाक ही है कि हम चाहते हैं कि डेफ बच्चे जो हॉल में इतने दूर बैठे हुए हैं वो कान में भले मशीनें लगाकर उस स्पीकर की बात सुन ले, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट दिस हैपेंस इन इंडिया. तो दिस इज द सिनेरियो. उसके बाद जेस्चर, जैसे हमने बोला कि चेहरे के हाव भाव हैं, या इतनी सी बात हमने करी कि आओ, जाओ, बैठो, उठो. अगेन दिस इज लिमिटेड, इट इज नॉट अ लैंग्वेज, ये सीमित है. और जेस्चर्स में हम अपने मन की सारी बात, 100% विचारों का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. तो जेस्चर्स को प्लीज आप साइन लैंग्वेज में मिक्सअप मत किया करें, आप मिसअंडरस्टैंड ना करें. अगेन बॉडी लैंग्वेज द सेम थिंग. उसके बाद है द साइंस. साइंस भी जैसे मैंने आपको बताया कि जेस्चर्स हैं, या कुछ हमने संकेत कर लिए, पानी का साइन है. आई वुड लाइक टू स्पीक नाउ कि हमने घर में पानी का संकेत बच्चों को बता दिया, पानी है या पानी है, या बच्चों ने कुछ अपने घर पे साइंस बनाए हैं जो हम होम साइंस कहते हैं. होम साइंस, घरेलू संकेत. तो घरेलू संकेत जो है, होम साइंस या होम वर्ड्स जो होते हैं, ये हर भाषा में पाए गए हैं. दिस द स्टैंडर्ड वर्ड फॉर फादर्स मॉम इज दादी, ग्रैंड मदर. पर हम में से बहुत सारे लोग घर में बा बोलते हैं, बई बोलते हैं, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग नामों से ग्रैंड मदर को, दादी को बुलाते हैं. पर द स्टैंडर्ड वर्ड इज दादी, जो हिंदी भाषा में बताया गया है. तो उसी प्रकार से सांकेतिक भाषा में जो आप लोगों ने अभी तक सीखी है, सांकेतिक भाषा जो स्टैंडर्डाइज है, जो डेफ एडल्ट्स यूज करते हैं थ्रू आउट इंडिया, दैट इज डिफरेंट देन होम साइंस. तो अगेन होम साइंस या उन बच्चों को जिन्हें एक्सपोजर मिला ही नहीं है डेफ एडल्ट्स के साथ में, डेफ बड़े लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने का, बातचीत करने का, और टीचर्स जिन लोगों ने कभी उनकी ट्रेनिंग में सांकेतिक भाषा सीखी ही नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे बीएड और डीएससी में सांकेतिक भाषा या साइंस सिस्टम दोनों के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती. दे आर जस्ट आस्क्ड टू स्पीक इन द क्लासरूम्स. एंड लिप रीड या स्पीकिंग हर बच्चे के साथ, हर डेफ बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं हो पाती है. इनफैक्ट बहुत कम के साथ, बहुत कम मात्रा में, अगर जैसे आपको दूसरे गेस्ट ने ही बताया था कि अर्ली आइडेंटिफाइड हो, बहुत कम उम्र में आइडेंटिफिकेशन हो गया हो बच्चे का कि वो डेफ है, उसके बाद इंटेंस ट्रेनिंग दी जाए. तो अगेन ट्रेनिंग दी जाए तो मतलब वो सीख रहा है, तो उसके लिए वो सेकेंडरी लैंग्वेज है, पर वो बिना किसी प्रथम भाषा की मदद से सीखता है. तो हमेशा वो उसमें कोई कंसेप्ट पे अगर हम खुद उसे बोलने को बोले कि अच्छा इस टॉपिक पे डेमोक्रेसी के बारे में आप बोलो, या पार्लियामेंट के बारे में आप बोलो, तो उसके पास इतने शब्द भंडार है ही नहीं कि वो इन सब के बारे में खुलकर अपने मन से बोल सके. या फॉर एग्जांपल अगर हम अच्छा जीवन के ऊपर भी, गुड लाइफ के ऊपर उन्हें हम ऐसे दें, तो एक स्पोकन जो डेफ बच्चा है, जो बचपन से स्पोकन बैकग्राउंड में रहा है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. हो सकता है उसके मन में बहुत सारी बातें हो जो इस टॉपिक पे वो बोलना चाहता है, पर उतने शब्द उसने कभी सुने नहीं है, कभी सीखे नहीं है, तो हर चीज वो बोल सके उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता. सो होम साइंस एंड साइंस आर डिफरेंट देन साइन लैंग्वेज. घरेलू संकेत या जो टीचर्स खुद साइन बनाती हैं क्लासरूम में, जब वो बच्चों से कोई डेफ बड़े बच्चों से वो नहीं मिली हुई होती है, डेफ एडल्ट से मिली हुई नहीं होती है टीचर्स, और ट्रेनिंग ने भी कभी उन्हें सांकेतिक भाषा के बारे में नहीं सिखाया, और सिर्फ क्लासरूम में जाकर वो बच्चों से मिलती हैं, तब बच्चों के पास भी सांकेतिक भाषा पूरी नहीं होती है, ना टीचर्स के पास होती है. तो कुछ अपने ही संकेत टीचर्स इजाद करती हैं, बनाती हैं, या बच्चे बनाते हैं. तो इट इज नॉट अ कंप्लीट लैंग्वेज. तो
वो भी आप ध्यान रखें कि साइन लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी होम साइंस और दी जेस्चर्स और दी बॉडी लैंग्वेज और लिप रीडिंग और फिंगर स्पेलिंग. नाउ इट कम्स टू साइन लैंग्वेज. सांकेतिक भाषा एक बड़ा टर्म है. इंडियन साइन लैंग्वेज बोले हम या अमेरिकन साइन लैंग्वेज, एनी साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज अगर उसके साथ में लैंग्वेज शब्द जुड़ा हुआ है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, जर्मन साइन लैंग्वेज या इंडो पाक साइन लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो बीन प्रूव्ड कि जो नेबरिंग कंट्रीज होती है उनकी सांकेतिक भाषा एक ज्यादा ट्रैवल के कारण, कि पड़ोसी देश में ज्यादा ट्रैवल होता है, डेफ लोगों का आपस में मिलना ज्यादा होता है, तो उस कारण से साइन लैंग्वेजेस आर 75% सेम इन द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो. तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया की और पाकिस्तान की भारतीय सांकेतिक इंडिया और पाकिस्तान की जो इंडो पाक सांकेतिक भाषा है उसमें रिसर्च द्वारा प्रूव किया गया है कि इट इज 75% सेम. तो व्याकरण जो है भारतीय सांकेतिक भाषा का और पाकिस्तानी सांकेतिक भाषा का, और फॉर एग्जाम्पल यूएस या कनाडा का, USA and Canada, even those countries have similarities in their languages because of the neighboring countries. But sign language has its own grammar and it is not dependent on any spoken language. The spoken language पे वो depend नहीं करती है. उसका अपना व्याकरण होता है, वो स्वयं बधिरों द्वारा बनाई गई होती है. इसीलिए अगर कोई व्यक्ति साइन कर रहा है या अभी गौरव साइन कर रहे हैं तो वो मैं हिंदी बोल रही हूँ तब हिंदी में साइन कर रहे हैं, या मैं इंग्लिश बोल रही हूँ और वो इंग्लिश में साइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. मैं जो भी बोल रही हूँ उसे वो भारतीय सांकेतिक भाषा के व्याकरण अनुसार उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं. वो भारतीय सांकेतिक भाषा के व्याकरण अनुसार मेरे कहे हुए को ट्रांसलेट कर रहे हैं. तो किसी व्यक्ति को अगर आप साइन करते हुए देखते हैं और आप उससे जाके ये पूछे कि तुम हिंदी में साइन कर रहे हो या इंग्लिश में साइन कर रहे हो, तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन. दिस विल बी अ वेरी रॉन्ग एंड फनी क्वेश्चन, क्योंकि कोई डेफ व्यक्ति उसकी लोकल लैंग्वेज में साइन नहीं करता है. साइन लैंग्वेज का अपना व्याकरण है. जिस तरीके से तमिल, गुजराती, मराठी, अन्य भाषाओं का अपना अलग व्याकरण होता है, उसका एक कंठस्थ व्याकरण होता है. नेक्स्ट इज the next on the screen is sign system. Now again sign system or sign language में there is a big confusion in the people. तो स्पेशली जो ट्रेनीज हैं जो ये शो देख रहे हैं वो बहुत किस्मत वाले हैं, जो आपको हम रोजाना अलग अलग गेस्ट से मिलवाते आ रहे हैं, आपको हम सांकेतिक भाषा के बारे में सिखाते आ रहे हैं. मैं आपको बताना चाहूंगी कि साइन सिस्टम जो है और साइन लैंग्वेज जो है, साइन लैंग्वेज जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसका अपना व्याकरण होता है, वो व्याकरणबद्ध होती है. इट हैज इट्स ओन ग्रामर एंड साइन लैंग्वेजेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी स्पोकन लैंग्वेज. जो मौखिक भाषाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं. इंग्लिश का सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम. तो इंग्लिश व्याकरण कहता है कि व्हाट, वेयर, विच, when, who. इंग्लिश भाषा का व्याकरण कहता है कि what, where, which, who, इन सभी शब्दों के ये सभी प्रश्नवाचक शब्द जो हैं ये वाक्य के शुरुआत में लगते हैं. दैट इज व्हाट इंग्लिश ग्रामर सेज. वो उसका अपना व्याकरण है. पर हिंदी में जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो तुम्हारा नाम क्या है, हम ये नहीं बोलते क्या है तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम क्या है. तो हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस में कहाँ लगना है, क्या नहीं लगना है, वो हिंदी व्याकरण के अनुसार चलता है, वो इंग्लिश व्याकरण के अनुसार नहीं चलता. उसी प्रकार से सांकेतिक भाषा में व्हेन वी साइन कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसका संकेत आप देखें, तुम्हारा नाम क्या है. तो क्या जो आपने देखा ये अंत में आ रहा है. तो दिस इज व्हाट आई हैव टॉट यू कि भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रश्नवाचक शब्दों के संकेत जो है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, द क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड एट द लास्ट ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज के जो सेंटेंस के अनुसार, उस व्याकरण के अनुसार अंत में इस्तेमाल होता है. तो इट इज प्रूविंग दैट साइन लैंग्वेज डजंट डिपेंड ऑन एनी स्पोकन लैंग्वेज. नाउ वी कम टू
नाउ वी कम टू साइन सिस्टम। सांकेतिक प्रणाली क्या है फिर? तो सांकेतिक प्रणाली एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जो स्पोकन लैंग्वेज पे आधारित होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई वाक्य है जो हमने अभी देखा, व्हाट इज योर नेम, तो साइन सिस्टम में हम व्हाट का भी साइन करेंगे, इज का भी साइन करेंगे, द का भी साइन करेंगे, सॉरी योर का भी साइन करेंगे और नेम का भी साइन करेंगे और उस वाक्य को उसी क्रम अनुसार चलाएंगे, उसी क्रम अनुसार चलाएंगे। और साइन सिस्टम अगर हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का अगर हमने साइन सिस्टम बनाया है तो वो साइंड हिंदी कहलाएगी, साइंड हिंदी, SIGNED, साइंड हिंदी। और अगर इंग्लिश वाक्य है उसका हम उसी क्रम अनुसार संकेत कर रहे हैं और हर एक शब्द का संकेत बनाया। जैसे हमने भारतीय सांकेतिक भाषा में आप देखें तो द इंग्लिश के जो इज, द आर्टिकल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके संकेत भारतीय सांकेतिक भाषा में हम इनके कोई संकेत नहीं है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम हमारा हेल्पिंग जो पार्ट होता है दैट इज द एक्सप्रेशंस एंड इट हैज इट्स ओन ग्रामर, अपना अलग व्याकरण है। पर साइन सिस्टम में आप इज, द, एन, एम या हिंदी में के, में, लिए, आपके वाक्य में जो भी शब्द आते हैं उसका एज इट इज साइन करना। इनफैक्ट अगर एक लाइक शी इज रनिंग, अगर हमने एक सेंटेंस बोला शी इज रनिंग, तो साइन सिस्टम में शी का साइन होगा, इज का साइन होगा। तो साइन सिस्टम जो होगा उसमें शी का साइन होगा एज इट इज का साइन होगा, रन का साइन होगा और ING का साइन होगा, और ING का भी साइन होगा। तो दिस इज कॉल्ड साइन सिस्टम। और साइन सिस्टम टीचर्स ने और प्रोफेशनल्स ने बनाई है। दिस इज नॉट मेड बाय द डेफ। साइन सिस्टम डेफ लोगों ने नहीं बनाई है बिकॉज इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ नेचुरल लैंग्वेज एंड नॉर इट्स अ लैंग्वेज। साइन सिस्टम कोई भाषा नहीं है, इट इज नॉट अ लैंग्वेज और इट इज नॉट इन्वेंटेड बाय एनी डेफ पर्सन। एक इननेचुरल सिस्टम है वो कोई भाषा नहीं है। तो जब टीचर्स ने देखा कि डेफ लोगों का रीडिंग राइटिंग बहुत पुअर है और टीचर्स के पास साइन लैंग्वेज नहीं थी और उस माध्यम से वो पढ़ाने में असमर्थ थे, तो ये टीचर्स और प्रोफेशनल्स ने खुद इजाद किया है, खुद इन्वेंट करा है साइन सिस्टम को। नेक्स्ट इज द पिजन साइन, दैट इज मिक्स साइन। अगेन पिजन साइन जो होता है या मिक्स साइन हम बोले, मिक्स साइन जो है, पिजन साइन जो है, ये कोई भाषा नहीं है, इसलिए मैंने उसके आगे लैंग्वेज नहीं लिखा है। पिजन साइन लैंग्वेज नहीं हो सकती। पिजन साइंस आर देयर, मिक्स साइंस के कुछ अमेरिका के साइंस हैं, कुछ दूसरी कंट्रीज की साइन लैंग्वेज के कुछ साइंस। इफ अ पर्सन लर्न्स इंडियन साइन लैंग्वेज इन इंडिया, देन ही मूव्स टू अमेरिका, अमेरिकन साइन लैंग्वेज सीखता है, देन ही गोज टू जर्मनी, जर्मन साइन लैंग्वेज सीखता है। तो उसके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग अगर या प्रैक्टिस उसकी बनी नहीं रही, इसलिए ट्रेवल के दौरान उसने अलग अलग साइन लैंग्वेजेस सीखी, तो ही इज लेफ्ट विथ नो कंप्लीट लैंग्वेज। तो जो मिक्स साइन हो जाती है कि कुछ उसके साइन है, कुछ उस कंट्री के हैं, उसे हम मिक्स साइन कहते हैं। इट इज नॉट अ लैंग्वेज। नेक्स्ट इज also I would like to stress here that it is proved that the IQ level or the cognitive level, ability to think, is better in the deaf child of the deaf parents than the deaf child of the hearing parents. And why? The answer is because of the natural language input since childhood. Because of the natural sign language input or the natural language input since childhood, and they have the language, sign language, to express their feelings completely. Everybody needs at least one complete language to express himself. ये हमने अभी देखा ही था, अभी मैंने आपको बताया ही है। इनफैक्ट आप भी इससे एग्री करते होंगे कि साइन लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन के लिए, डेफ बच्चे के लिए, या फर्स्ट लैंग्वेज की हम बात करें, किसी भी व्यक्ति के लिए फर्स्ट लैंग्वेज उसके कम्युनिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, सोचने की क्षमता के लिए, हर चीज के लिए एक भाषा होना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति बिना भाषा के अगर या
अधूरी भाषा से अगर पल बढ़ रहा है तो वो एक एक्टिव मेंबर नहीं हो पाता है सोसाइटी का, क्योंकि वो उतना एजुकेशन नहीं ले पाता, क्योंकि वो इंटीग्रेट नहीं हो पाता है प्रॉपरली सोसाइटी में अगर उसके पास कोई भाषा नहीं है तो। इसलिए डेफ पेरेंट्स के जो डेफ बच्चे होते हैं, जो अभी हमने बताया आपको कि डेफ चिल्ड्रन ऑफ डेफ एडल्ट्स, उन लोगों के पास कंप्लीट लैंग्वेज होने के कारण, क्योंकि उनके माता पिता खुद एक नेटिव साइनर्स होते हैं, तो उन माता पिता के साथ डेफ बच्चे डेफ एडल्ट्स के साथ जब रहते हैं तो उनकी थिंकिंग एबिलिटी जो है, उनका कंसेप्ट मेकिंग जो होता है, या उन लोगों में हम देखें, उन लोगों में डिसिप्लिन जो होता है, उन लोगों में किसी भी चीज को समझने की क्षमता, एजुकेशन प्राप्त करने की क्षमता जो रहती है, क्योंकि सक्षम इंसान को होना बहुत जरूरी है जब तक वो रेडी नहीं है या अपूर्ण भाषा से वो रेडी नहीं है किसी सेकेंडरी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो डेफ बच्चे जो डेफ माँ बाप के हैं, उनको ये देखा गया है, प्रूव किया गया है कि उन बच्चों का एजुकेशन लेवल, उन बच्चों का लिटरेसी लेवल और उन बच्चों की स्मार्टनेस ज्यादा होती है उन बच्चों से जो हियरिंग पेरेंट्स को है, जो सामान्य सुनने बोलने वाले पेरेंट्स को जब डेफ बच्चा होता है। पर बशर्ते अगर उस डेफ बच्चे को ट्रेनिंग बाद में, अगर पेरेंट्स साइन लैंग्वेज नहीं भी जानते हैं पर एक्सपोजर प्रॉपरली मिला गया है, उसको डेफ एडल्ट से मिलवाया गया है, या स्कूल में उसके टीचर्स उसके साथ साइन करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स उसके साथ साइन करते हैं, तो नो डाउट वो बच्चे भी उतना स्पीड में आके, जब स्कूल में आते हैं उतना स्पीड में आके वो आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट पार टू द डेफ ऑफ डेफ एडल्ट्स। बट जब तक वो पेरेंट्स के पास ही रहते हैं, समझो 3 साल 4 साल 5 साल, तो उस दौरान उन बच्चों की ग्रोथ कम देखी गई है क्योंकि उनके पास कोई एक्सपोजर नहीं था। एंड द डेफ चिल्ड्रन ऑफ डेफ एडल्ट्स आर प्रूव टू बी मोर स्मार्टर देन द अदर्स। नेक्स्ट इज, जो भी हमने साइंस सिस्टम के बारे में बोला है, तो साइंस सिस्टम पे आप एक एग्जाम्पल देखें। इंग्लिश का एक वाक्य है दैट आई केम हियर फ्रॉम इंदौर टू स्पीक अबाउट ISL। ये एक इंग्लिश सेंटेंस है। उसको यदि हम हिंदी सिस्टम में लिखें, ये सांकेतिक सिस्टम नहीं है, साइंस सिस्टम नहीं है, पर सिर्फ हिंदी सिस्टम में लिखें कि हम हिंदी के शब्दों को, हिंदी के अक्षरों को जब हमने इंग्लिश के व्याकरण में ढाला तो वो कैसा हुआ है। वो ऐसा होता है, मैं आई यहां से इंदौर को बोलने बारे में ISL। इंग्लिश सेंटेंसेस, आई केम हियर फ्रॉम इंदौर टू टॉक और टू स्पीक अबाउट ISL, इंडियन साइन लैंग्वेज। अगर हम हिंदी को हिंदी व्याकरण के आधार पर न लिखें और हिंदी के शब्दों को इंग्लिश व्याकरण पर अगर हमने चलाया है तो वो कुछ इस तरीके से बनता है कि मैं आई यहां से इंदौर को बोलने बारे में ISL। सो नाउ इज इट करेक्ट? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज मैं आई यहां से इंदौर को बोलने बारे में ISL is not written as per the Hindi language grammar. So how does a grammar plays a vital role? It is very clear. Sign system is not a language but simply sign vocabulary put in the spoken word order. इसे आप समझे होंगे कि अगर हम सिर्फ हिंदी बोलने के लिए बोल रहे हैं, if I stop using हिंदी grammar और मैं हिंदी बोलूं पर हिंदी व्याकरणबद्ध ना बोलूं, मैं अगड़म बगड़म पगड़म चगड़म कुछ भी बोलूंगी तो इट इज नॉट हिंदी, बिकॉज वो हिंदी व्याकरणबद्ध नहीं है, हिंदी व्याकरण अनुसार नहीं बोल रही हूं मैं, तो वो आप तक नहीं पहुंचेगी। विल नेवर बी एबल टू कम्युनिकेट, हम कभी बात नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से जो टीचर्स ने साइंस सिस्टम बनाया है, कुछ प्रोफेशनल्स ने साइंस सिस्टम बनाया है और वो चाहती है कि साइंस सिस्टम से हम बच्चों से बात करें, तो वो कुछ ऐसी होती है जो मैंने आपको अभी दिखाया। अगर हम किसी भाषा में से व्याकरण निकाल दें या किसी अन्य भाषा का व्याकरण उसमें चलाएं तो वो भाषा नहीं रहती, उसका कोई अर्थ नहीं बचता, वो अनर्थ कहलाती है। इट हैज कोई अर्थ नहीं रहता है उसका। फॉर एग्जाम्पल वाइस वर्सा हम चले कि हिंदी का कोई नहीं, इंग्लिश का कोई वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फिल्मों के नाम होते हैं, लाडला, कहो ना प्यार है, इसे जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो LAADLA, लाडला, तो ये कोई अंग्रेज पढ़ के, कोई फॉरेनर जो इंग्लिश जानता है उसके लिए ये अर्थ नहीं है इस भाषा का। वो भले इंग्लिश में लिखा गया है पर इट इज नॉट इन इंग्लिश ग्रामर। तो साइंस सिस्टम भी इसी प्रकार से होता है कि जब हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश का वाक्य जो बोले उसी को उसी प्रकार हम बस साइन करते जाएं और हम डेफ लोगों से कम्युनिकेट भी कर लें,
तो वो नहीं हो पाता. दिस इज द मेजर डिफरेंस इन साइन लैंग्वेज एंड साइन सिस्टम. नेक्स्ट इज, so many of the deaf in India remain isolated because of no complete language or fragmented language. If language learning is incomplete in a child, it impairs cognitive development of the deaf. इसे हम ये पढ़कर आप काफी कुछ समझ चुके होंगे, पर इसे एक ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं. कुछ मिनटों का हम ब्रेक लेंगे एंड ब्रेक के बाद हम दोबारा लौटते हैं. इसी पावर पॉइंट को, इसी प्रेजेंटेशन को आगे करेंगे. आई वुड लाइक एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप हमें कॉल इन करें. आपके कुछ टीवी प्रोग्राम के कनेक्शन में, नवशिखर चैनल के कनेक्शन में, डीआरएस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर फोन करें. टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पे बार बार दिखाया जाता है. थैंक यू. नमस्कार एंड वेलकम अगेन. हम कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन को. अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से साइन सिस्टम और साइन लैंग्वेज में अंतर आपने देखा कि साइन सिस्टम उसका अपना कोई व्याकरण नहीं है. साइन सिस्टम दूसरे भाषा के व्याकरण पर चलती है और जब दूसरे भाषा के व्याकरण पर कोई हम चीज या कोई दूसरी भाषा को हम चलाने का सोचें, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कि आई केम हियर टू टॉक अबाउट ISL. इसे अगर हम हिंदी भाषा में पर हिंदी भाषा के व्याकरण से दूर रखकर इंग्लिश व्याकरण पर चलाएं तो वो कुछ विचित्र सा बनता है. वो था मैं आई यहाँ को बात बारे में ISL, विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रामर. और वो समझने में मुश्किल है, समझ नहीं सकते हैं आप उसे, क्योंकि वो भाषा
किसी अन्य भाषा का ग्रामर किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल करती है। तो उसी प्रकार से जब हम साइन सिस्टम की बात करते हैं तो साइन सिस्टम जो काफी टीचर्स यूज करते हैं या टोटल कम्युनिकेशन में हम लोग साइन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्पोकन ऑर्डर को एज इट इज उसके हर स्पोकन वर्ड का संकेत बनाती है, और विच इज नॉट अ नेचुरल थिंग और नाइदर इट्स अ लैंग्वेज नॉर इट्स अ लैंग्वेज। आपने देखा था। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर थे। नेक्स्ट स्लाइड इज that says that many of the deaf in India remain isolated because of no complete language or a fragmented language. In bracket I've written that if language learning is incomplete in a child, it impairs cognitive development of the deaf. तो it is very true to say अगर हमारे पास कुछ भी चीज कोई भाषा अपूर्ण है, पूरी नहीं है या फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में है, तो वो हमें सोसाइटी में इंटीग्रेट करने का मौका बिल्कुल नहीं दे पाएगी। क्योंकि सोसाइटी में इंटीग्रेट होना, सोसाइटी का भाग होना या एजुकेशन प्राप्त करना, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन, एक पूर्ण कम्युनिकेशन स्थापित करना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्थापित करना बहुत जरूरी है परिवार के साथ, परिवार के बाहर, स्कूल में, वर्क प्लेसेस पे, जॉब पे, कहीं भी आप जाते हैं तो किसी से कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास पूर्ण भाषा होनी चाहिए। अन्यथा वो एक लिमिटेड कम्युनिकेशन जो होता है, जो एक सीमित बातचीत होती है, सीमित जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज वेरी हार्मफुल, रादर वो बहुत हार्मफुल होती है। तो जिस व्यक्ति के पास फ्रेगमेंटेड लैंग्वेज है, अधूरी भाषा है, इनकम्प्लीट लैंग्वेज है, दे कैन नेवर प्रोग्रेस, बिकॉज हर जगह पे उन्हें कम्युनिकेशन गैप महसूस करनी होगी। एक फ्रेगमेंटेड लैंग्वेज ऑल्सो इम्पेयर्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे की सोचने की क्षमता या हर उम्र अनुसार उसकी सोच क्या होनी चाहिए, कितना हम उसे सिखाएं और उसे समझ में आना चाहिए, एक वो हर चीज इम्पेयर होती है, हर चीज में बाधा आती है अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी बच्चे के पास फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में भाषा है या अपूर्ण भाषा है। नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट इंडियन साइन लैंग्वेज आफ्टर साइन सिस्टम। साइन सिस्टम के बाद हम भारतीय सांकेतिक भाषा पे वापस जोर डालें तो इट इज अ मदर टंग ऑफ इंडियन डेफ। भारतीय सांकेतिक भाषा बधिरों की, भारतीय बधिरों की मदर टंग है, मातृभाषा है। जिस तरीके से अमेरिकन साइन लैंग्वेज अमेरिकन डेफ की मातृभाषा होगी, उसी प्रकार से जैसे हमने देखा मातृभाषा वो कहलाएगी जो बच्चे ने स्वयं ग्रहण करी है, एक्वायर करी है, ना ही उसे सिखाई गई है। दैट इज कॉल्ड मदर टंग, द फर्स्ट लैंग्वेज। और मदर टंग के माध्यम से सेकेंड लैंग्वेज कोई व्यक्ति सीखता है। द नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इज invented by the deaf themselves and no hearing person. Invented by a deaf themselves and no hearing person. भारतीय सांकेतिक भाषा, एक ये भ्रम है लोगों में कि भारतीय सांकेतिक भाषा सुनने बोलने वाले लोगों ने, हियरिंग लोगों ने बनाकर, बधिरों की मदद हेतु बनाकर उन्हें दी है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट, वेरी रॉन्ग फीलिंग इन द पीपल, क्योंकि एज नो हिंदी इज मेड बाय एनी अंग्रेज, तो हिंदी ऑफ कोर्स हिंदू लोगों ने ही बनाई है। तमिल जो है, जो यूज करते हैं, जो वो लैंग्वेज उन्हीं ने बनाई है। इट इज नेचुरली स्प्रेडेड इन द कम्युनिटी, जो इस्तेमाल करते हैं, जो उसका आविष्कार करते हैं। तो आविष्कार कोई चीज का तभी होगा जब उसकी जरूरत वो व्यक्ति इस्तेमाल करेगा, महसूस करेगा। तो जब तक भारतीय सांकेतिक भाषा, नो डाउट बधिरों ने ही उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उससे जो महसूस करा कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं बोलकर, हम कम्युनिकेशन या कोई हमसे बात करे तो हम उसे पूरा नहीं समझ पाते हैं, तो बधिरों ने ही उस सांकेतिक भाषा का आविष्कार करा है। कोई भी सांकेतिक भाषा किसी सुनने बोलने वाले श्रवण व्यक्ति ने नहीं बनाई है। इट इज इन्वेंटेड बाय द डेफ देमसेल्व्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज नो डाउट द ओनली मीडियम टू कम्युनिकेट विद द डेफ। अगर आप किसी, मैं कम्युनिकेट वर्ड को इनकम्प्लीट वे में नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि इट इज द ओनली मीडियम। अगर आप कम्युनिकेशन आ जाओ, चले जाना, टाइम 5 बजे आना या खा के फिर तुम सो जाना, अगर इसे ही अगर हम कम्युनिकेशन मानते हैं तो ठीक है, ये तो स्पीच से भी या लिप रीड करने से या चेहरे के हाव भाव से भी हम बता सकते हैं। पर कम्युनिकेशन एज अ कंप्लीट,
कम्युनिकेशन यानी हम उसमें हर चीज के बारे में, हर कंसेप्ट के बारे में बात कर सके, अमूर्त कल्पनाओं के बारे में बात कर सके, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जिसमें हम 10 साल पहले, आज 10 साल बाद की बात है, कल रात को मैंने सपने में क्या देखा था, इन सब चीजों के बारे में जब तक हम बात नहीं कर सकते हैं, वी कांट कॉल इट अ कंप्लीट कम्युनिकेशन। सो इंडियन साइन लैंग्वेज इज द ओनली मीडियम टू कम्युनिकेट विद द इंडियन डेफ, एंड ऑफ कोर्स अ डेफ पर्सन शुड बी एक्सपोज्ड टू द साइन लैंग्वेज ऑल्सो। अगर कोई बधिर व्यक्ति खुद एक्सपोज नहीं है भारतीय सांकेतिक भाषा पर, उसने कभी खुद सांकेतिक भाषा नहीं देखी है, लाइक एज इंडियन पीपल हु आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका, तो उनकी मातृभाषा हम हिंदी नहीं कह सकते। वी आर, दैट इज नॉट दी, क्योंकि वो दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका, सो देयर मदर टंग डिफर्स। सो द ओनली मीडियम टू कम्युनिकेट विद द इंडियन डेफ इज इंडियन साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट इज medium to teach any secondary language to the deaf, example हिंदी, इंग्लिश और whatever। तो कोई भी भाषा, सेकेंडरी लैंग्वेज, कोई भी द्वितीय भाषा अगर हम किसी बधिर व्यक्ति को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज के माध्यम से पॉसिबल है। मीडियम टू टीच एनी सेकेंडरी लैंग्वेज इज इंडियन साइन लैंग्वेज अगेन, एंड यू एज अ बीएड स्पेशल ट्रेनीज, बीएड आप लोग कर रहे हैं, डीएससी कर रहे हैं, यू आर द future teachers of the deaf, and unless you are able to communicate, I don't think you'll be able to teach। जब तक आप डेफ लोगों से, डेफ उसमें आप क्लासरूम में जाके आप डेफ बच्चों से अगर ये नहीं पूछ सकते कि तुमने कल का होमवर्क किया या नहीं, या क्यों नहीं किया, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, वाई आर यू सैड, या ठीक है इस साल के एंड में हमें इतना सब कुछ सीखना है और इतना आपको जरूर आ जाना चाहिए, आई विल बी टेकिंग योर टेस्ट, और ये ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप जनरल कम्युनिकेशन अगर आप आपके बच्चे के साथ, आपके स्टूडेंट के साथ नहीं कर सकते, तो आप साल भर का पीरियड बिना कम्युनिकेशन के कैसे बिताएंगे, बिना बातचीत के? इट इज इम्पॉसिबल टू टीच, इट इज इम्पॉसिबल टू बिकम फ्रेंड्स, इट इज इम्पॉसिबल टू टॉक। सो द ट्रेनीज, you all the trainees, the DSC and the BEd trainees, I request you all कि अगर आपके कोर्स में अभी तक सांकेतिक भाषा सिर्फ कुछ पन्नों तक ही सीमित है, पर आप खुद साइन लैंग्वेज जरूर सीखें। इंडिया के 5 अलियावरजंग सेंटर्स में जहाँ पर RCI से एफिलिएटेड कोर्स चलता है, दैट इज बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, हैदराबाद एंड उड़ीसा, एंड इंदौर एंड कोयम्बतूर। इन 7 जगहों पर आप सांकेतिक भाषा का सर्टिफाइड कोर्स जो RCI चलाता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का A, B एंड C लेवल, इन लेवल्स में जो सांकेतिक भाषा का कोर्स चलता है, वो जरूर आप सीखें, आप ज्वाइन करें उस कोर्स को, और उस तैयारी के बाद ही आप क्लासरूम टीचिंग में जाएं। आप हो सकता है कि प्रॉपरली ओरल स्कूल में जाएं जहां पर ओरल अप्रोच चलती है, पर स्टिल आप वहां पर अन्य प्रकार के डेफ लोगों से मिलेंगे जो कंप्लीटली ओरल से अगर सपोर्टेड नहीं है, या नहीं उसमें सक्षम है, या नहीं उसमें सक्सेस कर पा रहे हैं, तो यू शुड बी रेडी इनफ। या कुछ आप डेफ एडल्ट से मिलते हैं, डेफ बच्चों के डेफ माता पिता से मिलते हैं, तो इट विल बी अनफेयर अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं करेक्ट वे में। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, एंड ऑल्सो यू कुड अरेंज, आप NIHS के सेंटर से या इंदौर से या RCI से आप फैकल्टी मांग सकते हैं कि आपके शहर में आकर आपके ट्रेनिंग में कोर्सेज चला जाएं। वी हैव ऑलरेडी रन मेनी कोर्सेज एट डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। हम कंडक्ट करते हैं जहाँ पर द फैकल्टी कम्स टू यू एंड ही टीचेस, ही सर्टिफाइज यू। तो आप इस रेडीनेस का ध्यान रखें, दैट यू शुड बी रेडी इनफ बिफोर यू रियली जंप इनटू द फील्ड। Next is, as sign language is the mother tongue, it is the only way for them to express themselves. As I told you, कि express करने के लिए this is the only way. Next is medium to teach subjects and speech reading effectively. I say effectively. तो effectively means as a complete. अगर आप subjects का पूरा ज्ञान उनको देना चाहते हैं और सिर्फ आप इतना उद्देश्य नहीं रख रहे हैं कि बच्चा पास हो जाए, या बच्चा थोड़ा बहुत भी लिखना उसको आ गया, अपना घर के पता बता सके, अपना फोन नंबर बता सके, या अपने माँ बाप का नाम बता सके, सिर्फ आप इतना ही उद्देश्य रख रहे हैं तो अलग बात है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, सब्जेक्ट्स का उसे पूरा ज्ञान हो जो आप उसे पढ़ा रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल 14 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में एक जो हियरिंग बच्चा है वो 10वीं 11वीं 12वीं में कितना ज्ञान ले चुका होता है अपने स्कूल एजुकेशन से, उतना ज्ञान अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इस उम्र में, आपका बधिर बालक भी इस उम्र में उतना ज्ञान जरूर प्राप्त करे, तो अगर इस उद्देश्य के साथ आप काम कर रहे हैं तो इंडियन साइन लैंग्वेज इज एन इफेक्टिव मीडियम टू टीच सब्जेक्ट्स। तो आप भारतीय सांकेतिक भाषा से उसको हर कंसेप्ट का क्लियर पिक्चर दे सकते हैं, क्लियरली उसे समझा सकते हैं। एंड ऑल्सो स्पीच रीडिंग इफेक्टिवली, as told you earlier कि even in the developed countries, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, स्वीडन में, आपने वहां पर भी स्पीच थेरेपी दी जाती है, वहां पर भी ऑडिटरी ट्रेनिंग जरूर दी जाती है एज अ सेकेंड लैंग्वेज टू बी टॉट टू देम, बिकॉज हर बच्चा अलग है। किसी में रेसिडुअल हियरिंग जो उसकी बची हुई क्षमता है सुनने की वो गुड इनफ है, अगर अच्छी है तो व्हाई नॉट टू टीच हिम। लाइक हम भी नई नई भाषाएं सीखते हैं, नया नया ज्ञान अर्जित करते हैं, लेते हैं। उसी प्रकार से डेफ लोगों को भी हर देश में स्पीच थेरेपी दी जाती है एज पर एज दे आर कंसर्न। अगर वो उनकी राय है कि हाँ, हम ये भाषा भी जितना हमारे पास बोलने की क्षमता है हम सीखना चाहेंगे, तो वो भी सांकेतिक भाषा के माध्यम से दिया जाता है। द ऑडियोलॉजिस्ट, द स्पीच थेरेपिस्ट आर रिक्वायर्ड टू लर्न साइन लैंग्वेज, क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट भी तभी अपने क्लाइंट के साथ में, अपने डेफ क्लाइंट के साथ में तभी सक्सेसफुली काम कर पाएगा जब वो अपने उद्देश्यों तक उस तक बता पाए, या वो उसे बता पाए कि ठीक है, आपको जब प बोलना है या फ बोलना है तो प या फ में कैसे होठों को चलाना है, आपको क्या आपको एयर बाहर छोड़ना है मुंह से, क्या आपको हवा बाहर निकालनी है या अंदर रखनी है, ये सारी बातें हैं। या आप ऑडियोमेट्री रूम में अगर एक बच्चे को बंद कर देते हैं और अगर स्पीच थेरेपिस्ट ऑडियोमेट्री टेस्ट करने वाला उसे ये तक नहीं बताता है कि ठीक है, अगर तुम्हें बारीक आवाज आए तो तुम हाथ मत उठाना, और अगर मोटी आवाज आप सुन रहे हो तो आपको हाथ उठाना है। ये कम्युनिकेट करने के लिए भी तो आपको साइन लैंग्वेज आना होगी, क्योंकि बच्चा तो आपके पास स्पोकन लैंग्वेज वाला नहीं है, तो ये कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको सांकेतिक भाषा चाहिए। और स्पीच रीडिंग भी आप उनको इफेक्टिवली उनकी प्रोग्रेस करवा सकते हैं अगर आप अच्छे साइनर भी हैं, तो ही आप उससे आपके एम्स की, आप क्या उस बच्चे से चाह रहे हैं वो क्लियर कर पाएंगे। आप आपके स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर देख रहे हैं फिलहाल, आप जरूर उस पर कॉल इन करें। आपके कुछ सवाल हो, कुछ सजेशंस हो तो हम तक जरूर बताएं। नेक्स्ट ऑन द स्लाइड इज द ओनली वे फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द डेफ। ये मैं आपको बता चुकी हूं। इसके बाद आई वुड लाइक कि गौरव अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आई वुड लाइक गौरव to share his experience on his first language, because even his father is deaf, his uncle is deaf, so how is this possible? Like मैं चाहूंगी कि आप डेफ ऑडियंस के लिए जरूर बताएं कि
सो दिस इज हाउ आई थिंक कि आप समझ पाए होंगे कि व्हाट डिड गौरव से अबाउट हिज फैमिली बैकग्राउंड, किस तरीके से सांकेतिक भाषा एक इनकी भी नेटिव लैंग्वेज है. Now also Gaurav is working as an interpreter, like we are the professional interpreters for the deaf. Now interpreting profession के बारे में अगर हम देखें, so what is an interpreter? An interpreter is someone who receives a message in one language and delivers it in another. Yeah, interpreting is a complex process that requires a high degree of linguistic, cognitive and technical skills. इंटरप्रेटिंग के बारे में आप इन जनरल हम बताएं कि इंटरप्रेटर इज समवन हु रिसीव्स. इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर का साइन मैं आपको पहले बताना चाहूंगी. द साइन फॉर इंटरप्रेटर इज दिस. सो इंटरप्रेटर वो होता है जो एक भाषा सुनकर या एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में करे. अगर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों जानती हूँ तो मैं इंग्लिश को सुनकर उसका अनुवाद किसी इंडियन के लिए जो इंग्लिश नहीं जानता है उसके लिए हिंदी में कर सकती हूँ. दिस इज व्हाट एन इंटरप्रेटर डज. एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में करना इंटरप्रेटर का कार्य होता है. नाउ इंटरप्रेटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल स्किल्स. नाउ एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इंटरप्रेटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. एक बहुत तैयारी के साथ कोई इंटरप्रेटर बनता है. इट नीड्स ट्रेनिंग, इट नीड्स इंटरप्रेटिंग एथिक्स टू बी नोन, कि इंटरप्रेटिंग के एथिक्स क्या होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे. सो दिस इज हाउ. और लैंग्वेज, अगर हमारे पास दोनों भाषाओं का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है. अगर हमारे पास दोनों भाषाओं का पूरा ज्ञान नहीं है तो एक इंटरप्रेटर, एक सक्सेसफुल इंटरप्रेटर नहीं हो पाएगा, एक कंप्लीट इंटरप्रेटर नहीं हो पाएगा. अगर वो किसी अधूरी भाषा के ज्ञान को रखकर इंटरप्रेट करता है. सो हाई डिग्री ऑफ लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल स्किल्स. टेक्निकल स्किल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड. एंड हाउ आर दे रिक्वायर्ड, आई वुड लेट यू नो इन द लेटर स्लाइड. Next is role of an interpreter, कि एक इंटरप्रेटर का रोल क्या होगा. So you can read it that the role of an interpreter is to facilitate communication between deaf and hearing. अभी हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की बात अगर करते हैं तो the sign language interpreter's role is to facilitate communication between deaf and hearing individuals by conveying the intended content, tone and spirit of the message. And the interpreter must remain neutral at all times and keep all assignments confidential. So why this confidentiality is required? And the role of interpreter is to facilitate the communication between deaf and hearing. ये तो ठीक है, एक भाषा को ग्रहण करना, दूसरी भाषा में उसे ट्रांसलेट करके बताना. पर as it says that and to convey the intended content, कि बहुत बार हम जो कहते हैं उस शब्दों में उसका छुपा हुआ अर्थ कुछ और रहता है. तो इंटरप्रेटर हैज टू बी रेडी इनफ टू नो. जैसे हमने बताया कि लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड उस इंटरप्रेटर का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है. उसके बाद टेक्निकल स्किल्स उसकी होना बहुत जरूरी है. तो क्यों? क्योंकि हर भाषा का कहने का अंदाज, हर भाषा का अपना डायलेक्ट होता है. हर भाषा का जो छुपी एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग रहता है उसके अंदर. अगर हम कुछ वाक्य कह रहे हैं उसमें हम किस इंटेंसिटी के साथ उस वाक्य को कह रहे हैं, उस बात को कह रहे हैं, दैट इंटरप्रेटर हैज टू नो. जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स होते हैं, आप लोग में से अगर कुछ लोग इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप लोग फ्यूचर में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स बनेंगे, द सर्टिफाइड इंटरप्रेटर्स ऑफ RCI. सो आपका कार्य ये रहेगा कि आप एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में तो करते हैं, सुनकर आप साइन करेंगे या साइन को देखकर आप उसे बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड साइन टू वॉइस एंड वॉइस टू साइन इंटरप्रेटिंग. साइन टू वॉइस एंड वॉइस टू साइन इंटरप्रेटिंग. पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है, कहे हुए बात का जो अमूर्त कुछ बात रहती है, उसमें छुपी बात रहती है, वो भी इंटरप्रेटर को ट्रांसलेट करनी होती है. तो इंटरप्रेटर हैज टू बी लिंग्विस्टिकली
रेडी, दोनों भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना, दोनों कल्चर्स का पूरा ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। इस पे मैं एक बताना चाहूंगी कि लाइक इन हियरिंग कम्युनिटी हम लोग कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति को हम देखते हैं और कोई व्यक्ति मोटा है, तो हम उसे हमारे कल्चर में हम डायरेक्टली उसे हम ये नहीं कहेंगे कि अरे तुम तो मोटे हो या यू आर फैट। उसे हम कहते हैं लाइक हमारा कुछ कल्चरली उसे हम फॉलो करते हैं और बोलते हैं यू आर हेल्दी या यू आर बिग। दिस इज सेड इन इंग्लिश, दिस इज टू बी सेड इन इंग्लिश। पर डेफ कल्चर इज वेरी डिफरेंट। डेफ कल्चर में किसी को डायरेक्टली कि तुम मोटे हो ये बोलना इज नेवर रॉन्ग। पर हमारे हियरिंग कल्चर में हम इसे मैनर्स नहीं कहते हैं। अगर हम किसी को बोल दें कि तुम तो मोटे हो गए हो, या वो लड़की तुम जो हो सामने के सामने हम बोले कि तुम मोटे हो, उसे कुछ और ढंग से बोला जाता है कि द हेल्दी गर्ल सिटिंग ओवर देयर, द बिग गर्ल सिटिंग ओवर देयर, कि वो जो हेल्दी लड़की वहां बैठी है वो वाली। पर डेफ कल्चर इज डिफरेंट। डेफ कल्चर में बस उन्हें ये बोलना है कि या कोई व्यक्ति अगर गंजा है तो डायरेक्टली उसे ऐसा बताएंगे कि मतलब उसके सर पर बाल नहीं है। पर हम लोग हमारे स्पोकन लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में आर कल्चर डजंट अलाउ कि हम डायरेक्टली ऐसा बोलें। तो दिस इज द कल्चर डिफरेंस। इसके अलावा बहुत सारे कल्चर डिफरेंसेस है, मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया है। तो ये कल्चर डिफरेंसेस एक इंटरप्रेटर को मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो किसी इंटरप्रेटिंग असाइनमेंट में जाता है तब अगर डेफ व्यक्ति को उसने ऐसा साइन करते हुए देखा या ऐसा साइन करते हुए देखा है, तो उसे इंटरप्रेटर को उस शब्दों को जो हियरिंग कल्चर में एक्सेप्टेड वर्ड्स हैं उसके लिए जो वहां चलते हैं हियरिंग कल्चर में, उसको ये समझते हुए, दोनों कल्चर का ज्ञान रखते हुए उस भाषा को उस तरीके से ट्रांसलेट करना है। पर उस मैसेज में हमें ना कोई कटौती करनी है ना कुछ बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेफ व्यक्ति किसी व्यक्ति से, किसी हियरिंग पर्सन से लड़ाई कर रहा है, या वो कुछ जॉब पर गया है, लड़ाई भी हम छोड़ें, अगर कोई डेफ व्यक्ति जॉब पर गया है और मैं एज एन इंटरप्रेटर उसके साथ गई हूं, तो अगर जॉब पर डेफ व्यक्ति से जो सवाल किए जा रहे हैं, इंटरव्यू में जो सवाल किए जा रहे हैं, उसके सवाल हो सकता है डेफ व्यक्ति गलत दे रहा है, सही नहीं दे रहा है, और इंटरप्रेटर को उसके सही आंसर्स मालूम है, तो इंटरप्रेटर अपनी सोच, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है उसे तो नहीं मालूम कि साइन में वो क्या बोल रहा है, तो हम कितनी बार ये सोचने बैठ जाएं कि अरे हम चलो डेफ की मदद कर देते हैं, हम हेल्प कर देते हैं और हम उसका आंसर करेक्ट बोल देते हैं। तो दिस इज एथिकली रॉन्ग, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो ये एथिक्स बोलते हैं इंटरप्रेटिंग के, कि आपको अपने मन से उस मैसेज में ना कोई कटौती करनी है ना कुछ बढ़ाना है। वॉट एवर इज बींग साइंड एंड द इंटेंडेड मैसेज, द छुपा हुआ मैसेज, उसको आपको एज इट इज ट्रांसलेट करना है, और बोले हुए को भी इसी तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। उनकी फीलिंग्स की, किस फीलिंग के साथ उन्होंने बोला है, उस फीलिंग के साथ ही आपको चेहरे पर एक्सप्रेशन वही भाव रखते हुए, किसी व्यक्ति ने दुख जताया है उसके शब्दों में, तो आपके चेहरे पे दुख होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने उसे टीज करते हुए बोला है, तो आपका चेहरा भी वही बोलेगा जो उस व्यक्ति ने कहा है, शब्दों में या संकेतों में। तो एज इट इज ट्रांसलेशन इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग। पर शब्दों से शब्दों का ट्रांसलेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार शब्दों के पीछे छुपी हुई बात कुछ और रहती है। तो हमें इंटेंडेड मैसेज जो है, जो एब्स्ट्रैक्ट मैसेज है, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए इंटरप्रेट करना रहता है। और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हमने करी, तो द वेरी इंपॉर्टेंट एथिक जो है इंटरप्रेटिंग फील्ड में, इंटरप्रेटिंग प्रोफेशन में, इज टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। वी आर नॉट सपोज टू टेल एवरीवन कि मैं उस इंटरप्रेटिंग प्रोजेक्ट में गई थी, उस डेफ के साथ गई थी, उस डेफ के साथ ये हुआ और उसको तो इतना जुर्माना भरना पड़ा है, या ऐसा हुआ है, या हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं किसी डेफ के साथ इंटरप्रेट करने के लिए, इंटरप्रेटिंग जॉब पर, और हम डॉक्टर से खुद ही आपस में बात करना चालू हो गए कि नहीं इसको तो बहुत दिन से तबीयत खराब है, या ये है वो, until he wants to convey the message। जब तक वो नहीं कह रहे, we are not supposed to utter a single word। हम जो कहा जा रहा है उसी को ट्रांसलेट करना है। और बाहर आकर वी आर नॉट सपोज टू टेल एवरीवन और टेल अदर्स कि हम किस प्रोजेक्ट में गए थे, या हो सकता है इन जनरल आप बताएं कि हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने ये देखा, पर उस व्यक्ति का नाम लिए बिना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी है। किसी इंटरप्रेटिंग आप जॉब में जाते हैं तो उसे आपको ओपन नहीं करना है।
That is the important ethic of interpreting profession. Next is ये इंडिया का नहीं, ये बाहर का है, बिकॉज इंडिया में तो इंटरप्रेटिंग प्रोफेशन अभी चालू ही हुआ है. दिस इज इन द डेवलप्ड कंट्रीज. ये डाटा जो है ये अमेरिका का है, यूएस का है. द मॉडल्स ऑफ इंटरप्रेटिंग, इनिशियली बहुत पहले जब इंटरप्रेटिंग वहां पर इंटरप्रेटिंग प्रोफेशन चालू हुआ था, तब पहला जो मॉडल था दैट वाज हेल्पर मॉडल. देन हेल्पर मॉडल में आप देखें तो इट वाज मोर ऑफ चैरिटी, कि जहां पर इंटरप्रेटिंग के नाम पर कोई प्रोफेशन नहीं था, और जो आसपास के लोग थे वो या घर के ही पेरेंट्स हैं, भाई बहन है जिनको साइन लैंग्वेज आती है, वो हेल्प के रूप में डेफ लोगों के साथ काम करते थे. तो इनिशियली, और यही हालत इंडिया में भी है, इनिशियली इंडिया में भी हेल्पर के रूप में सबसे पहले इंटरप्रेटिंग प्रोफेशन में जो आए हैं वो डेफ पेरेंट्स के बच्चे हैं, या उनके भाई बहन हैं जो डेफ लोगों के साथ काम करते हैं. तो दैट वाज मोर ऑफ चैरिटी काइंड ऑफ. जो हेल्पर मॉडल था इट वाज मोर ऑफ चैरिटी. देन वाज कंड्यूट मॉडल. तब हेल्पर मॉडल से चेंज होके जो एरा आया दैट वाज कंड्यूट मॉडल, उसमें स्ट्रिक्ट प्रोफेशन की तरह से उसे लिया गया कि नहीं, हम हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्प बहुत बार डेफ लोगों को गलत लगी थी कि हेल्पर मॉडल में डेफ लोगों को नॉमिनेट किया गया था कि हियरिंग कम्युनिटी के बिना, या जब तक वो अपने भाई बहनों को ना लेके जाएंगे या किसी हेल्पर को नहीं लेके जाएंगे, ये काम नहीं हो पाएगा, और ये हम बात नहीं कर पाएंगे सामने वाले से, कम्युनिकेशन गैप ब्रिज नहीं कर पाएंगे. तो हेल्पर मॉडल बहुत टाइम तक चला, जहां पे चैरिटी, वो धीरे धीरे चैरिटी का रूप ले लिया, और चैरिटी का रूप लेने से डेफ को नीचा दिखाया गया कि डेफ का तो जब तक हियरिंग पर्सन उसके साथ नहीं हो उसका काम नहीं चलने वाला. तो दैट मोर ऑफ चैरिटी टाइम पीरियड. उसके बाद था कंड्यूट मॉडल जो मैंने आपको बताया. तो उसके बाद कुछ एक एरा आया कि नहीं, हमको हेल्प नहीं चाहिए, चैरिटी नहीं चाहिए, और चैरिटी जैसा आप हमारे साथ बिहेव न करें. हियरिंग लोगों ने भी ये सोचा कि हाँ, दिस इज बिकमिंग वेरी, क्योंकि जब देख रहे हैं कि डेफ लोग आर इक्वली स्ट्रांग इनफ, हियरिंग का और डेफ का एजुकेशन सेम जा रहा है, दे आर वेरी स्मार्ट, इक्वल चल रहे हैं, तो वाई चैरिटी कम्स. तब कंड्यूट मॉडल आया. कंड्यूट मॉडल में इट वाज मोर ऑफ स्ट्रिक्ट एंड मशीन की तरीके से काम करने लग गए थे. तो कंड्यूट मॉडल में इज अ स्ट्रिक्ट एंड एक्ट्स एज अ मशीन. अब एक्ट्स एज मशीन मीन्स व्हाट, कि तब उन लोगों ने सोचा कि ठीक है, जैसा बोला जाएगा वैसा का वैसा ही हम ट्रांसलेट कर देंगे. तो वैसा का वैसा ट्रांसलेट कर देंगे, पर उनके कल्चर को जाने बिना, या उसमें छुपी हुई बात क्या थी उसको जाने बिना, जैसा कहा गया है ऐसा साइन करा है तो हम तो मोटा बोल देंगे साफ साफ, या हम बोल देंगे फैट. पर डेफ व्यक्ति उसकी इंसल्ट करना नहीं चाह रहा था सामने वाले की. इट वाज जस्ट अ साइन, व्हाट ही डिड, व्हाट द डेफ नेचुरली डज, कि दैट मैन या दैट फैट मैन. पर इंग्लिश लैंग्वेज में दैट इंटरप्रेटर हैज टू थिंक, इंटरप्रेटर हैज टू वर्क, कि वो उसे करेक्ट वर्ड में डाल के इंटरप्रेट करेगा, लाइक दैट मैन इज बिग, या दैट मैन इज हेल्दी, जो इंग्लिश में करेक्ट वर्ड्स होते हैं एथिकली. पर कंड्यूट मॉडल में क्या हुआ था कि चैरिटी मॉडल के बाद में कंड्यूट मॉडल में वो स्ट्रिक्टली बस जो कहा गया है वैसा का वैसा हम साइन करेंगे, और जो मुंह से बोला गया है वैसा का वैसा हम इधर साइन कर देंगे या उधर बोल देंगे, वाइस वर्सा, साइन टू वॉइस और वॉइस टू साइन. दिस हैपेंड इन कंड्यूट मॉडल. देन केम, नेक्स्ट इज, then came communication facilitator model. This is where the interpreters made sure and built the correct conversation. क्योंकि strict conversation में, जैसे मैंने आपको बताया कि इतना ध्यान नहीं दिया गया था कि करेक्ट कॉन्वर्सेशन, करेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं, सिर्फ एक मशीन की तरह ट्रांसलेट किया गया था. पर कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर मॉडल में इट वॉज मेड श्योर दैट करेक्ट कॉन्वर्सेशन टेक्स प्लेस. तो वो फिर एक कुछ समय बाद एरा आया, टाइम आया, जब एरा आया और टाइम आया जब स्ट्रिक्ट मॉडल के बाद में देखा गया, स्ट्रिक्ट मॉडल में देखा गया कि नहीं, ये कॉन्वर्सेशन करेक्ट नहीं हो रहा है. तब इंटरप्रेटर्स ने एक एरा में जब भाग लिया, तब वो था कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर मॉडल, जिसमें करेक्ट कॉन्वर्सेशन पे जोर दिया गया कि नहीं, सही कॉन्वर्सेशन जो है, जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेंडेड मीनिंग है, जो डेफ पर्सन वाकई कहना चाह रहा है, उस भावनाओं के साथ हम उसे ट्रांसलेट करें, या स्पीकर जिस भावना के साथ, इमोशन के साथ जो बात कह रहा है उसे उस अर्थ अनुसार ट्रांसलेट करें, और ये जरूर ध्यान रखें कि अर्थ चेंज ना हो जाए.
अर्थ ना बदल जाए, मीनिंग ना चेंज हो, इस चीज का विशेष ध्यान दिया गया था। एक वो एरा आया था। उसके बाद केम, स्क्रीन पे आप देखें, द बाइलिंगुअल बाइकल्चरल मीडिएटर मॉडल कंसिडरिंग डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेज। उसके बाद आया बाइलिंगुअल बाइकल्चरल मीडिएटर मॉडल। उसे कहा गया था कि बाइलिंगुअल हो, द्विभाषीय हो और दोनों कल्चर को जानने वाला, दोनों भाषाओं को पूर्ण रूप से जानने वाला और दोनों कल्चर्स को जानने वाला, दोनों कल्चर का सम्मान करने वाला। क्योंकि इंटरप्रेटर खुद अगर ये फीलिंग रखता है कि जो साइन लैंग्वेज है वो तो अपूर्ण है, या सांकेतिक भाषा जो यूज करते हैं डेफ लोग वो सुनने बोलने वाले लोगों से कम है या नीचे है, तो वो चीज इस एरा में हटा दी गई थी। और इतना एजुकेशन था उस समय, इतनी अवेयरनेस थी कि उसे बाइलिंगुअल बाइकल्चरल मीडिएटर मॉडल बोला गया। और दोनों कल्चर का, दोनों भाषाओं का पूरा ज्ञान होना कंप्यूटर को, इंटरप्रेटर्स को बहुत जरूरी था। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर एज अ LA मॉडल। LA मॉडल वॉज मोर ऑफ फ्रेंड, सपोर्टर एंड एन एडवोकेट। उस समय इंटरप्रेटर्स स्टार्टेड बिकमिंग फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द डेफ। नेक्स्ट इज, now just we go through it. The helper model says, the पहला helper model जो था, views deaf as handicapped, limited, unable to fully understand the world। जब वो चैरिटी का टाइम पीरियड था तब सुनने बोलने वाले लोगों की नजरों में डेफ वर कॉल्ड एज हैंडीकैप्ड, लिमिटेड कि वो सीमित हैं, वो अपने कार्य खुद नहीं कर सकते हैं, सीमा में बंधे हुए रहते हैं, एंड वो हर चीज पूरी समझ नहीं सकते दुनिया भर की। दिस वॉज द व्यू, the attitude of people in the helper model, the initial period. Then views the interpreter as the caretaker whose purpose is to help। और इंटरप्रेटर्स को डेफ लोगों का केयरटेकर समझा गया कि नहीं, इंटरप्रेटर साथ में जाएंगे तो उनका काम आसान हो जाएगा, उनके लिए, उनकी मदद हेतु इंटरप्रेटर्स को साथ में भेजिए। दैट वाज द पीरियड एंड ऑफन मूव्स आउट ऑफ द रोल ऑफ इंटरप्रेटर टू एडवाइस, टीच एंड कैजोल, कि उसे सिखाने के लिए, समझाने के लिए और उसे करेक्ट एडवाइस देने के लिए, क्योंकि डेफ व्यक्ति खुद तो कुछ समझ पाता नहीं है, उस कारण से उसे हेल्प करने के लिए इंटरप्रेटर जाएगा तो उसे करेक्ट एडवाइस दे देगा, हेल्प कर लेगा। उस नजरिए से हेल्पर मॉडल गुजरा, हेल्पर एरा गुजरा था। नेक्स्ट इज द कंड्यूट मॉडल, जिसमें इंटरप्रेटर्स एज्यूम नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फुल इंटरेक्शन, जस्ट एक्टेड एज अ रोबोट। कंड्यूट मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रिक्ट मॉडल उसके बाद गुजरा, जब चैरिटी वाला मॉडल खत्म हुआ तब इंटरप्रेटर्स ने सोचा कि हम सिर्फ एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह मैसेज को ट्रांसलेट कर लेंगे और हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखेंगे कि उनका वाकई में कंप्लीट इंटरेक्शन, पूर्ण कम्युनिकेशन हो पा रहा है या नहीं। उसे उन्होंने निग्लेक्ट किया और सिर्फ एक मशीन की तरह वर्ड टू वर्ड सिर्फ ट्रांसलेशन तक सीमित रहे। Then next point is viewed by deaf and hearing as rigid and inflexible। कंड्यूट मॉडल डेफ को भी और हियरिंग को भी इनफ्लेक्सिबल लगा और रिजिड टाइम पीरियड लगा। देन डज नॉट रिकॉग्नाइज अ यूनिक डेफ कल्चर। कंड्यूट मॉडल में डेफ कल्चर को कोई सम्मान नहीं दिया गया था कि डेफ कल्चर किस तरीके से हियरिंग कल्चर से भिन्न है, उसको कोई रिस्पेक्ट या उसको रिकॉग्निशन नहीं थी, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। एंड ऑल्सो डिड नॉट रिकॉग्नाइज साइन लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज। इंटरप्रेटर्स इस समय स्ट्रिक्ट मॉडल में खुद सांकेतिक भाषा को एक पूर्ण भाषा नहीं समझते थे। देन वॉज द कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर मॉडल, यहां पर आप पढ़ें, दैट इट व्यूड साइन लैंग्वेज एज अ यूजफुल कम्युनिकेशन मोड फॉर लेस एडुकेटेड और लेस इंटेलिजेंट पीपल। अगेन इसमें सांकेतिक भाषा को यूजफुल कम्युनिकेशन तो माना, पर समझा कि ये जो पढ़े लिखे डेफ लोग नहीं हैं या जो बोलकर बात नहीं कर लेते या जो लिखकर पूर्ण रूप से अपनी बात को नहीं समझाते, उनकी मदद के लिए पाया गया है, ऐसा उस समय ये धारणा थी। और उसके बाद भी इंग्लिश को या हिंदी को या कोई भी अन्य वहां की स्पोकन लैंग्वेज को सुपीरियर माना गया साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर मॉडल में। देन ऑल्सो इसमें अवेयरनेस थी लाइटिंग के बारे में, बैकग्राउंड और एब्सेंस ऑफ विजुअल नॉइस के बारे में।
कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग प्रोफेशन जब कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर मॉडल में था, तब ऑफ कोर्स इस बात की जानकारी तब तक हो चुकी थी, अवेयरनेस तब तक थी कि इंटरप्रेटर जहां खड़ा है, जहां वो साइन कर रहा है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में या एक क्लासरूम में या कहीं जगह पर अगर इंटरप्रेटर्स यूज किए जाते हैं तो प्रॉपर उस पर लाइट हो, उसका बैकग्राउंड क्लियर हो और दूसरे विजुअल नॉइजेस नहीं हो, दूसरा इंटरप्शन नहीं हो। इस चीज का अवेयरनेस इस थर्ड मॉडल में आया गया था। उसके बाद एम्फेसिस ऑन इंटरप्रेटर्स आउटलुक, इंटरप्रेटर्स ने अपना आउटलुक ज्यादा महत्वपूर्ण समझा कि उनके फीमेल इंटरप्रेटर्स ही ज्यादा पाई गई हैं इस फील्ड में, तो उनका नेल पॉलिश, उनका क्लोथिंग और खुद तैयारी के साथ इंटरप्रेटर्स ज्यादा थे बजाय साइन लैंग्वेज की तैयारी के साथ। तो दिस वाज द पीरियड जहां पर अपने आउटलुक का ज्यादा इंटरप्रेटर्स ने ध्यान दिया, अपने आउटलुक का ध्यान दिया। पर इसमें ये फायदा जरूर हुआ इस पीरियड में कि इंटरप्रेटर पे करेक्ट लाइटिंग आए, वो सही जगह पर खड़ा किया जाए जहां पर हर डेफ उसे इजीली देख पा रहा है, समझ पा रहा है। ये एक टाइम पीरियड जरूर गुजरा था, पर अपने आउटलुक पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। पर इसमें इंग्लिश और हिंदी को अगेन सुपीरियर माना गया था सांकेतिक भाषा से, कोई भी ओरल लैंग्वेज को ज्यादा सुपीरियर माना था और साइन लैंग्वेज को इस मॉडल में अभी भी नीचा माना गया था। देन केम द बाइलिंगुअल बाइकल्चरल मीडिएटर मॉडल। हियर द एक्सेप्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज केम, यहाँ पर सांकेतिक भाषा को पूर्ण रूप से अपनाया गया, एक्सेप्ट किया गया, अप्रूव किया गया और इसमें डेफ कल्चर को भी रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया डेफ कल्चर को। Views role of an interpreter as equalizing communication and empowering the deaf and hearing person involved। यहाँ पर एक ये भी धारणा बदली गई कि हम सिर्फ डेफ की मदद या डेफ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम हियरिंग पर्सन के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों में स्थापित किया जा रहा है। दोनों लोग डेफ और हियरिंग का कम्युनिकेशन ब्रिज करने के लिए है इंटरप्रेटर्स की ड्यूटी, ना कि सिर्फ डेफ के लिए हम काम कर रहे हैं और डेफ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस एरा में ये समझा गया कि हियरिंग भी तो डेफ से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो हियरिंग पर्सन भी जब डेफ से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, मतलब इंटरप्रेटर सर्विसेज दोनों के लिए है, सिर्फ डेफ के लिए इंटरप्रेटिंग सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, बट हियरिंग कम्युनिटी भी जो डेफ लोगों से बात नहीं कर पाती, दे हैव गॉट हैंड्स बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक, दे आर नॉट एबल टू साइन टू द डेफ पर्सन। तो इंटरप्रेटर्स की ड्यूटी एक लार्जर वे में समझी गई। यहाँ पे बायलिंगुअल बायकल्चरल पे ध्यान दिया गया, दोनों कल्चर को देखा गया, लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज अपनाया गया और मैसेज इक्विवेलेंस पे ज्यादा ध्यान दिया गया कि एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग जो कही हुई बात एज इट इज के बजाय उस सार्थक वे में ट्रांसलेट हो, उस एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग के साथ ट्रांसलेट हो। दिस हैड कम इन द बायलिंगुअल बायकल्चरल मीडिएटर मॉडल। नेक्स्ट इज now interpreters in India. Most of the translator interpreters are parents, siblings of the deaf। भाई बहन या माता पिता जो हैं अभी तक ज्यादातर इंटरप्रेटर्स होते हैं भारत देश में, या फिर जो बधिरों के टीचर्स हैं, टीचर्स इंटरप्रेटिंग करते हैं, या फिर एसोसिएशन मेंबर्स, जो एसोसिएशंस होती हैं डेफ लोगों की, उसके मेंबर्स। टिल नाउ मीन्स कुछ सालों, 3-4 सालों पहले की हम बात करें तो नाइदर ट्रेन्ड और अवेयर ऑफ एथिक्स ऑफ इंटरप्रेटिंग प्रोफेशन। स्टिल these parents, these siblings, teachers help as the helpers of the deaf। Like help word is still going on in India, क्योंकि बहुत कम इंटरप्रेटर्स हमारे पास इंडिया में जो हैं, जो ट्रेंड हैं, जो एथिकली इस प्रोफेशन को जानते हैं, जो ट्रेंड हैं, जो एथिक्स जानते हैं, जो रूल जानते हैं इंटरप्रेटिंग प्रोफेशन के। पर अभी भी सो कॉल्ड हेल्पर वर्ड है, हेल्प की धारणा से काम किया जाता है। तो इट इज स्लोली चेंजिंग, इट इज अ पॉजिटिव थिंग कि अब एटलीस्ट काफी कुछ चेंजेस आए हैं, इंटरप्रेटर्स आर मोर अवेयर। अब हमारे पास दूसरे देशों की रिसर्च है, उनके सक्सेस हैं हमारे साथ में, तो इट इज नो मोर हेल्पिंग। पर अभी भी जो ट्रेंड है वो ही सिर्फ इस चीज को समझ पाते हैं, जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है, पर सभी लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो स्टिल से दैट वी आर हेल्पिंग द डेफ, बट this is not interpreting, yeah, interpreters are not the helpers, they are communication facilitator as such actually। Now
RCI and Indian Sign Language Cell at AYJ NIHH had taken a credible initiative to start ISL teacher training for the deaf and CODA. Teacher training deaf के लिए भी है और CODA के लिए भी है. The teacher training course जो है वो child of deaf adults भी कर सकते हैं क्योंकि they are native users of sign language, and ISL interpreting training for the hearing people. In last few years, ISL cell in all over 5 NIHH centers in India and the Department of Indian Sign Language in Indore, MP at Mukh Badir Sangathan has produced number of ISL trainers who are deaf or CODA and a few C-level professional interpreters. A, B, C 3 लेवल्स में जो कोर्सेज चलते हैं तो C लेवल के भी कुछ प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स अब भारत देश के पास हैं, उनमें से मैं और गौरव भी हैं. But the RCI certified courses are simply mid-level ISL courses and not taught by the professional interpreters. पर फिलहाल जो RCI का जो कोर्स NIHH में और इंदौर में चल रहा है, that is of course made by a linguistic, Dr. Ulrike Zeshan. That course is designed by a linguistic. But अभी भी ये mid-level ISL कोर्स कहलाएगा क्योंकि अन्य देशों में, अमेरिका में, यूरोप में हमने जो देखा है वहां पर सिर्फ ABC लेवल या 3-3 महीने के ऑल टुगेदर 1 साल का कोर्स नहीं होता है. वहां पर द इंटरप्रेटर्स डू गो फॉर ऑप्ट दिस कोर्स एज अ प्रोफेशनल कोर्स और वो 3 साल BA और 2 साल मास्टर्स करते हैं साइन लैंग्वेज सीखने के लिए. तो विदेशों में 5-5 साल का साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग कोर्स चलता है या साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स चलता है. इंडिया में अभी हम स्टार्ट किए ही हैं. इट इज ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव स्टेप कि हमने स्टार्ट करा है और वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. द इसलिया इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एसोसिएशन, द इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एसोसिएशन जो नया बना हुआ है, नया एसोसिएशन है जो इंटरप्रेटर्स का बना है, उसके अंतर्गत बहुत सारे प्लान्स हैं कि हम प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स को विदेशों से यहाँ बुलाएं और इस एथिक्स के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में कि इंटरप्रेटिंग ट्रेनिंग कैसी दी जाए और कैसी इंटेंस ट्रेनिंग इंटरप्रेटर्स को दी जाए जिसमें वो साइन टू वॉइस करना और वॉइस टू साइन करना सीखेंगे. दोनों कल्चर्स के बारे में, इंटरप्रेटिंग एथिक्स के बारे में जानेंगे. तो इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एसोसिएशन जो है, जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, माई सेल्फ मोनिका पंजाबी वर्मा एंड मिस्टर गौरव वर्मा इज ट्रेजरर टू दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स. तो इन दिस एसोसिएशन वी हैव मेनी प्लान्स जो हम इंटरप्रेटिंग फील्ड के लिए काम करेंगे आगे. Next slide is India has a very large number of deaf population, approx 4 million. Out of the total, maximum deaf grow up without having any complete language, neither spoken nor sign. This is the very sad part, but ये हम पहले बात कर चुके हैं तो I would not again speak on it. And the communication gap is everywhere, within family, in school, at workplaces or in general in the society. हर जगह पर ये प्रॉब्लम है. कम्युनिकेशन गैप डेफ व्यक्ति हर जगह महसूस करते हैं, परिवार से लेकर सोसाइटी तक, माँ बाप से लेकर आम जनता तक. एंड नाउ हाउ मेनी इंटरप्रेटर्स डू वी हैव एंड व्हाट्स द पे? इंडिया नीड्स एटलीस्ट 1 lakh इंटरप्रेटर्स. वी हैव ओनली 20, दैट टू नॉट फुल्ली क्वालिफाइड. नॉट फुल्ली क्वालिफाइड मीन्स C लेवल जो हमने आपको बताया उतने 20 भी नहीं है, बहुत कम है, कुछ 7 या 8 ही हैं शायद. एंड द US रजिस्ट्री ऑफ इंटरप्रेटर्स फॉर द डेफ हैव अप्रोक्सीमेटली 7,000 सर्टिफाइड इंटरप्रेटर्स. अमेरिका में, US में जो रजिस्ट्री ऑफ RID उसे बोलते हैं, रजिस्ट्री ऑफ इंटरप्रेटर्स फॉर द इंडिया हैज 7,000 सर्टिफाइड इंटरप्रेटर्स और देयर आर अप्रोक्सीमेटली 600 इंटरप्रेटिंग स्टूडेंट्स हु आर द मेंबर्स ऑफ RID. पर मैं बताना चाहूंगी RID के 7,000 सर्टिफाइड इंटरप्रेटर्स, मतलब ये बहुत हाईली क्वालिफाइड इंटरप्रेटर्स की बात चल रही है जिन्होंने 5-5 साल का और उसके बाद कुछ साल की इंटर्नशिप प्रैक्टिसेस रखी है इंटरप्रेटिंग प्रोफेशन में, तब जाके वो 7,000 की संख्या बनी है. पर इन जनरल भी उनके पास बैचलर्स करे हुए जो इंटरप्रेटर्स हैं या मास्टर्स करे हुए भी हैं, पर जो ज्यादा वर्षों का एक्सपीरियंस नहीं है, पर 5-5 साल का, 4-4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रखने वाले इंटरप्रेटर्स की संख्या और इसमें है जो हजारों में है. तो US के पास सिर्फ 7,000 या उसके अलावा ये 600 नहीं, बहुत सारे इंटरप्रेटर्स हैं. ये मैंने आपको रजिस्ट्री ऑफ इंटरप्रेटर्स फॉर द डेफ का RID का डाटा बताया है. नाउ इन US द इंटरप्रेटर्स आर वेरी वेल पेड. US में इंटरप्रेटिंग प्रोफेशन में जो पे मिलती है, जो उनकी
सैलरीज होती है दैट इज टू हाई एंड टू गुड एंड आर हाईली इन डिमांड, द इंटरप्रेटर्स स्टिल, इतने सारे इंटरप्रेटर्स होने के बाद भी, इंटरप्रेटिंग एजेंसीज होने के बाद भी, वीडियो रिले सर्विसेज होने के बाद भी बहुत सारे इंटरप्रेटर्स अभी भी डिमांड में हैं. द सैलरीज फॉर इंटरप्रेटर्स कैन रेंज फ्रॉम $30 टू $100, $30,000 to 1 lakh a year, और we can say $30 to 80 per hour. ये संख्या मैं आप बता रही हूँ आपको जो उनकी पे है. एंड नाउ अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ADA जो है, that says that Americans with Disabilities Act, ADA gives rights of equal access to places of public accommodation, which must give persons with disabilities equal opportunity to participate in and to benefit from their services. Now Americans Disability Act जो है, Americans with Disability Acts में ये बहुत अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से, जो इतने सालों से जिसपे वो स्ट्रेस दे रहे हैं कि हर डिसेबल्ड व्यक्ति को इक्वल सर्विसेज, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए किसी भी पब्लिक प्लेस पे पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी पब्लिक प्लेस से या एजुकेशन से या डिफरेंट सर्विसेज, वोकेशनल ट्रेनिंग से इक्वल बेनिफिट उठाने के लिए इक्वल सर्विसेज दी गई है. दे कैन नॉट प्रोवाइड अनइक्वल और सेपरेट बेनिफिट्स टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. ये बहुत खास तौर पे ध्यान दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, डिसेबल्ड व्यक्ति किसी अलग बेनिफिट से, अलग लाभ से सिर्फ उसे हम कम लाभ देके, अनइक्वल लाभ देके उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते. इट कैन नॉट हैपन इन US अकॉर्डिंग टू ADA. They must modify their policies and practices when necessary and provide equal access to services and facilities. कितने भी चेंजेस करने पड़े, कितना उसको मॉडिफाई करना पड़े, but services are more important there. In order to provide equal access, all public accommodations are required to provide auxiliary aids and services to ensure effective communication. Hence, the professional interpreters are in high demand in the US. The professional interpreters are really in high demand. Education setup में and different setups. Now, who pays the interpreters in US? This is a very important thing कि interpreters को कौन पे करता है US में, इतना हाई जो वो सैलरीज ले पाते हैं. So, the deaf people do not pay for the interpreters. Deaf लोग स्वयं interpreters के लिए पे नहीं करते हैं because this is the services given by the government. The Department of Justice does not permit a public accommodation to charge a person with a disability for the cost of the auxiliary aid provided. The cost of interpreters and other auxiliary aids may entitle a business to an income tax credit. Of course, वो कुछ exemption जो होता है, ATG exemption kind of thing जो होता है, income tax credit मिलता होगा उन्हें. But and NGOs and government agencies and universities and colleges that admit deaf in their places provide and pay for the interpreters. So that means कि NGO है या government agency है या जो universities है, they pay for the interpreters and not the deaf themselves. Now, who as an interpreter? कौन interpreter बन सकता है? Anyone who is interested in serving the deaf community and those who have sign language skills or who are willing to become fluent, those people can become interpreters. And these individuals should also uphold a high ethical standing as well as a good education. अलग अलग सेटअप्स में जब इंटरप्रेटर्स काम करते हैं, जब अलग अलग सिचुएशंस में इंटरप्रेटर्स काम करते हैं, लाइक मेडिकल जगह पर, लीगल सेटअप्स में, मेडिकल सेटअप्स में, एजुकेशनल सेटअप्स में, इन अलग अलग भिन्न जगहों पे जब इंटरप्रेटर्स काम करते हैं तो उन्हें, इंटरप्रेटर को खुद हाईली एजुकेटेड होना चाहिए. उसका एजुकेशन, अगर हम टेक्निकल फील्ड में किसी इंटरप्रेटर को भेजते हैं तो उस टेक्निकल फील्ड का ऑफकोर्स इंटरप्रेटर्स को नॉलेज होना चाहिए. सो इट डिफर्स कि अलग अलग सेटअप्स में जब काम करते हैं, मेडिकल सेटअप में डॉक्टर्स के पास जाना है, एजुकेशन सेटअप में अगर आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के टाइम इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आपके पास साइंस का नॉलेज एटलीस्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए कि आप उसे करेक्ट वे में इंटरप्रेट कर पाए. मेडिकल सेटअप है, लीगल सेटअप है, कोर्ट कचहरी का जो सेटअप होता है, दैट इज वेरी डिफरेंट. So interpreters should uphold high ethical standing also. कि इंटरप्रेटर्स को कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना चाहिए. इंटरप्रेटर्स शुड भी
like ethically they should be strong, respect होना चाहिए cultures के लिए, and the ethics of interpreting should be followed. Now where can interpreters be used? As I said, where not? To remove many frustrating barriers to communication, जहाँ पर hearing and deaf both get frustrated when the communication gap is there. So at various setups like mental health, medical, legal, education, sex education, moral education, हर जगह पर like हम प्रवचन जो सुनते हैं, even those are useful for the deaf. हम सत्संग सुनते हैं, those are useful for the deaf. The sex education, the legal education, everywhere interpreters can work and are working in the developed countries. Also in hotels, theaters, restaurants, airports, stations, weddings, शादी में भी interpreters का बहुत important role है कि शादी का अर्थ interpret किया जाए, अन्यथा शादी में या किसी भी चीज में या इनफैक्ट जब तक moral education नहीं दिया जाएगा तो डेफ लोग की आस्था उस चीज में नहीं बन पाती है, unless they are communicated, they are told about that. ये किसी का भी, हमारे साथ भी यही होगा. So communication is really very much required. Banks में, insurance agencies, museums, libraries, programs, recreational programs में, social services agencies जो हैं, temples हैं, televisions हैं, television पे news में interpreting is very much required. Now how to encourage people to join the interpreting training program? I personally think that scholarship will be good, as दूसरे countries में scholarship दी जाती है इस चीज की पढ़ाई करने के लिए, interpreting profession में आने के लिए. Even scholarships are provided. There are scholarships in America that support those who go to training to become interpreters. So if Indian government also does the same thing, कि scholarships provide करे those who are interested to become to become interpreters, if the scholarships are provided, we can really success in this. And to meet our heights, to have thousands of interpreters, अगर हम हजारों interpreters चाहते हैं, we need to have the scholarship program. So that is the request to the government bodies that we have this. But now the problem is, on screen you can see the problem is, the very important thing that we need now is to have the real interpreter training program in India by the professionals, as I said. But we are also doing a lot on this field. In America, interpreting has evolved into a more prestigious profession that requires interpreters to be more educated. The RID certification, Registry of Interpreters in Disabilities, certification requires the interpreters to hold at least a bachelor's degree in American Sign Language, that is 3 साल का bachelor's degree in American Sign Language, and by the year 2012 interpreters will be required to hold a master's degree in order to retain certification. Now RID is changing their criteria कि 2012 से 5 साल तक का जब तक आपने एजुकेशन प्राप्त नहीं किया है ASL में, American Sign Language में, you will not be provided the certification. I would again take you to the screen. वीडियो रिले सर्विस पे मैं बताऊं आपको कि द इंटरप्रेटर्स जहां काम करते हैं जिन एजेंसीज में, दिस इज द वीडियो रिले सर्विस, जहां पर एक आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि एजेंसी में वन in the agency the sign language interpreters sit and they are connected, those are called call centers, those are like call centers जहां पर ये वीडियो रिले सर्विसेज में इंटरप्रेटर्स अपनी सर्विसेज देते हैं. डेफ पर्सन कॉल्स इन मतलब वो पूरा विजुअल होता है. दे कॉल इन, दे आस्क इंटरप्रेटर टू मेक कॉल ऑन हिज बिहाफ, और इस तरीके से वाइस वर्सा वो बात होती है. तो जैसे मैंने आपको बताया वीडियो रिले सर्विस में भी इसके बारे में अगर कुछ 2 लाइन आप पढ़ना चाहें तो VRS इज अ फॉर्म ऑफ टेली कम्युनिकेशन रिले सर्विस दैट enables people who are deaf and hard of hearing or have speech disabilities who use American Sign Language to communicate with the voice telephone users through video equipment rather than through typed text. This is a technology that has become widespread in the US and allow more deaf people to have access to making phone calls to hearing society. So now we have seen the success in interpreting field in US, European countries, Sweden and many other countries जहाँ पर sign language has been approved as a official language. गवर्नमेंट से अप्रूव की गई है, तो उसी प्रकार से we are waiting
and trying towards the same success in India. And I just wish you all people ki you, the trainees, the parents, the siblings of the deaf, the friends of the deaf can become interpreters, can earn out of it, out of this field, can provide their services to the deaf community, to the hearing community. And I just wish all of you the best. And thank you so much to watch this show. I would really appreciate if you get some feedbacks कि आप ये प्रोग्राम कैसा महसूस कर रहे हैं. आप ज़रूर फीडबैक करें. आप लिखकर हमें दे सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं. And thank you Gaurav to interpret. Thank you so much.